Okay, good morning everyone. We will start with the SFM classes. First 15-20 minutes, half an hour, introduction of how the course is, what are the things that we cover in this course, and how do we proceed with it. सबसे पहला चीज़ ये समझो कि हमने इंटर में FM पढ़ा था और लगता है SFM है तो FM का ही वाला सब्जेक्ट, जैसे कॉस्ट वाला एक सब्जेक्ट आ गया SCM तो FM वाला SFM, बट ऐसा नहीं है। इंटर का जो भी हमने FM पढ़ा उससे कहीं ज्यादा डेप्थ और एडवांस्ड लेवल पे SFM है। SFM में एक अलग लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नॉट बिकॉज ये मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि इन जनरल हम इंटर का स्टूडेंट्स को भी ये समझाता है कि आउट ऑफ ऑल दी प्रोफेशनल्स हु क्वालिफाई, प्रोफेशनल्स यानी CA, CS, CMA, CFA, सीमा, जितने भी प्रोफेशनल्स क्वालिफाई करते हैं 80% पीपल लैंड अप इन अ जॉब। उससे ज्यादा ही फिगर होगा, एक अप्रॉक्स फिगर बोल रहे हैं, 80% लैंड अप इन अ जॉब एंड अप्रॉक्स 80% of this 80%, which is around 65%, 64-65% of people land up in a finance job. So whether you like it or you don't like it, you still need to like it. And when you can't avoid it, enjoy it. क्या है ना, SFM ये समझाना चाह रहा है कि एटलीस्ट 2 out of every 3 will go into a finance job. और अगर आपको पता है इतना हाई प्रोबेबिलिटी है, you may be one of them, so you have to take this subject seriously. अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, स्टूडेंट माइंडसेट, हम कैसे पाइल ऑन करना शुरू करते हैं कि सर लाइव बैचेस वी हैव पैरेलल बैकअप ऑप्शंस अवेलेबल, यू हैव अ इंडिविजुअल बैकअप, आप आके कर सकते हो, बट पेन ड्राइव स्टूडेंट्स यू विल हैव एन ऑप्शन, आप अपने हिसाब से कन्वीनियंस से क्लासेस कर सकते हो आगे पीछे। पैरेलल DTH बैचेस यू हैव एन ऑप्शन कि आप आके यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन इन सारा बैचेस में ये समझो कि कई बार क्या होता है, अगर 1-2 क्लास बीच में छूट गया, ठीक है ना, तो यू हैव अ प्रॉब्लम कनेक्टिंग विद द टॉपिक्स एंड द मिनट यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद द टॉपिक्स, वो चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगना शुरू होता है। एंड 70-80 क्लासेस, सर इंसान है सर, बीच में कई बार बीमार पड़ सकते हैं, ऑब्स्ट्रेशन ऑडिट आ सकता है, ऐसा 2 या 3 बार होता है स्टूडेंट्स के साथ कि 1-2 क्लास छूटा, 1-2 क्लास छूटा, 1-2 क्लास छूटा, फिर क्या होता है 3-4 चैप्टर टफ लगने लग जाता है, फिर धीरे धीरे सब्जेक्ट ही लगता है यार टफ सब्जेक्ट है बहुत। आस्क पीपल, ग्रुप 1 का सबसे टफ सब्जेक्ट और उनमें से एक मेजॉरिटी लोग बोलेंगे SFM है, नॉट बिकॉज SFM टफ है बट बिकॉज ये सब्जेक्ट में बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स है। तो जहां बीच में एक बार भी रिदम टूटा ना तो अपने आप, अगर कोई सिंसियरली सारा क्लास लाइन से करे उसको टफ लग ही नहीं सकता, लग ही नहीं सकता। बड़ा है, बड़ा फाइनल का ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं है जो नहीं है, क्योंकि ये फाइनल है तो बड़ा तो है, लेकिन इट इज सिंपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। सबका अपना अपना एक अलग पैटर्न होता है, मैं एक बड़े यूनिक पैटर्न में अपनी क्लासेस कराता हूं। सो हाउ डू वी गो अबाउट डूइंग दिस इज एवरी चैप्टर, मेरा हर चैप्टर का पहला 5 क्लास, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 क्लासेस इज वेयर वी विल बी डूइंग ओनली कॉन्सेप्ट्स। तो पहला 4 या 5 क्लासेस में मैं भर भर के आपको सिर्फ सारे फॉर्मूला सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, एग्जांपल्स देके कॉन्सेप्ट्स को पिकअप करवाऊंगा, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट बॉम्बार्ड होता जाएगा आप पे। और फिर उसके बाद 3 या 4 क्लासेस तक सिर्फ सम्स होगा, लेकिन मैं उस क्लास स्कूल का बच्चा की तरह आपको नहीं पढ़ाऊंगा कि मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाऊं फिर उस फॉर्मूला का 2 सम कराऊं, फिर एक फॉर्मूला सिखाऊं फिर उस फॉर्मूला का 2 सम कराऊं, क्योंकि सर एग्जाम में मेरे को क्लास में मैं एक फॉर्मूला सिखा के जब 2 सम कराऊंगा, आपको पता है कि इस 2 सम में वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं है, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैंने आपको एक चैप्टर का 10, 15, 20 फॉर्मूला सारा सिखा दिया, अब सीधा बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 1 to 10, अब आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। एग्जाम में मेरे को नहीं पता होगा कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम डे 1, दैट इज हाउ वी प्रिपेयर यू। ये छोटा छोटा चीज है जहां हम आपको प्रिपेयर करेंगे, जहां हम आपको एक साथ सारा कॉन्सेप्ट, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट के साथ एग्जांपल्स देंगे ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, लेकिन सम सारा एक साथ करेंगे हम लोग। तो सारा कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर एक साथ, सारा सम्स ऑफ द चैप्टर एक साथ। इससे क्या होता है, आप अपने माइंड को शार्पन करते हो कि कैसे क्वेश्चन में पिक करना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है।
वही जब एक फॉर्मूला दो सम करते हैं तो आप कभी माइंड को वो ट्रेन ही नहीं कर पाते हो कि मेरे को कैसे समझना है कि इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। वो ट्रेनिंग अपने को करना है। पहला चैप्टर में हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्टी लगे, पहला बार हो सकता है, पहला बार में हमें पिक करने में डिफिकल्टी आए, वेरी नेचुरल है, नॉर्मल है। लेकिन वंस वी गेट अप विद द नेक्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर्स यू विल बी इन अ स्पीड, इन अ मोमेंटम, फिर अपने आप वही चीज लगेगा, हाँ सर यही बेटर है। आपका कॉपी प्रॉपरली सिंसियरली मेंटेन्ड हो, ये बहुत जरूरी है। क्यों सर? आपको भी पता है एसएफएम जनरली फर्स्ट ट्यूशन या सेकंड ट्यूशन होता है लोगों का। इसके बाद आप लाइफ में इतना कुछ पढ़ेंगे कि उसके बाद ये कहां लॉस्ट इन ट्रांजिट हो जाएगा पता नहीं। रिवाइज एक ऐसा वर्ड है जो हर कोई करना चाहता है, लेकिन उसका टाइम सिर्फ लास्ट में ही आता है। सो इनवेरिएबली क्या होगा, समझ लो इफ यू आर इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप और first 18 months of your articleship and you're doing your SFM tuitions, most people tend to revise in the last 6 months. Most people, if you revise earlier you're perfect, very good, but most people tend to revise around in the last 6 months. Now then what happens is, by the time I enter into the last 6 months momentum, I'm already in a lot of tension, बहुत सारा रिवीजन का टेंशन वगैरह रहेगा। अब उनमें क्या होता है ना, कई बार आप क्वेश्चंस रनिंग नोट्स में कर लेते हो, वर्किंग्स अपना खुद से नहीं बनाते हो, कई बार हमने आपको बताया ये ऐसे करना, आपने फटाफट कर लिया। अब जब लास्ट 6 मंथ्स में प्रॉब्लम आता है, सर ये कैसे हुआ था, ये तो याद ही नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम्स आना शुरू होता है। हाउ डू वी ओवरकम दिस? पहला, कॉपी प्रॉपरली मेंटेन्ड होना चाहिए। हर सम कॉपी में ही करना है। ये जो रफ कॉपी में रफ में कर लिया, रफ कुछ नहीं होता, ये बचपन में होता था, रफ कुछ नहीं होता, जो है यही कॉपी है। सम का हेडिंग बना के सम को करके वहीं पे रखना है, ताकि हमको पता है जो रफ जो फेयर हम बना रहे हैं वो वहीं पे बना रहे हैं। कॉपी का पहला 4 पन्ना और लास्ट का 4 पन्ना अलग से मेंटेन करना बहुत जरूरी है। पहला 4 पन्ना में एक इंडेक्स मेंटेन करते हैं, तो आप कितना डेप्थ में इंडेक्स मेंटेन करो ये आपके ऊपर है। तो लोग स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। कुछ स्टूडेंट्स टॉपिक्स का इंडेक्स मेंटेन करते हैं कि इस पेज नंबर पे हमने ये टॉपिक लिखा है, ताकि एग्जाम के पहले मेरे को ये वाला टॉपिक रिवाइज करना है। अब कॉपी में पन्ना ढूंढते जाओ, नॉर्मल होता है ये 5 मिनट लगाते हैं ढूंढने में, वरना इंडेक्स में देखा सीधा चले गए। कुछ लोग सम्स का भी इंडेक्स मेंटेन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर, क्योंकि मैं तो लाइन से नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चंस का भी इंडेक्स मेंटेन करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर इस पेज नंबर पर है। जितना भी आपको मेंटेन करना है डेप्थ में, जितना अच्छे से आप मेंटेन करो आपके ऊपर है। पहला 2 से 3 पन्ना उसमें लगेगा। लास्ट का 4 पन्ना हम यूज करते हैं फॉर द की ट्रिक्स पार्ट। क्या होता है, मेरे कॉन्सेप्ट तो सारे में आपको एक साथ मिल गए, सारे सम्स एक साथ है। अब सारे सम्स में कुछ इजी सम्स होंगे, कुछ सम्स में एक ट्वीक होगा। ट्वीक अगर आप समझ रहे हो कि सर बाकी सब तो नॉर्मल सम की तरह होगा, नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई किया हो गया वाला चीज है, एक या दो एडजस्टमेंट बोल लो, एक या दो ट्रिकी पार्ट होगा जो अपने को सॉल्व करना होगा, जिसको अपने को माइंड में रखना चाहिए, हाँ ये ध्यान रखना है, ये ऐसे होगा तो मेरे को ऐसे करना है। अब ये एग्जाम में क्लिक करना चाहिए कि सर ये वाला अगर ऐसे आया है तो मेरे को ये इसलिए ऐसे हुआ, इसलिए मेरे को ये ऐसे करना पड़ा। ये कैसे याद रहता है? कुछ नहीं, कॉपी का लास्ट का 4 पन्ना में हम ये ट्रिक्स नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ये ट्रिक था, इसमें ये ऐसे हुआ, इसलिए 2 लाइन लिख के रखते हैं अपने। मैं नहीं लिखवाऊंगा आपको, ये खुद से मेंटेन करने वाला चीज है कि आप 2 लाइन नोट कर लोगे कि ये ऐसे था, ऐसे किया। एग्जाम के पहले वाला 1.5 दिन में अगर मैं कॉन्सेप्ट का 10 पन्ना पढ़ लूं और लास्ट का 4 पन्ना पढ़ लूं, पूरा चैप्टर हो गया मेरे लिए। क्योंकि 1.5 दिन में हम सम्स तो वापस कर नहीं पाएंगे, लेकिन सारा सम का ट्रिक्स हम एक साथ कर पाएंगे अगर ये 4 पन्ना मेंटेन है। कई बार लोग आज कैजुअल हो जाते हैं तो वहां पे मार्क्स नहीं उठा पाते हैं। आज अगर कॉपी सिंसियरली मेंटेन करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं जाता है। आप सोचेंगे बाद, तो वो बाद कभी नहीं आता, साथ साथ में करना है। हर दिन जो सम्स आप कर रहे हो, जहां आपसे नहीं बना, जहां आपको लगता है डिफिकल्ट, ये सबके लिए सेम नहीं होगा। जिसको जिस सम में सर इस टाइप का सम हमको क्लिक नहीं कर रहा है, ये हमेशा ऐसे करने से ऐसे करना, लिख के रखो अपने लिए पीछे वाला पार्ट में, अब अपने आप क्लिक करने लगेगा। ठीक है ना? इससे क्या होगा, चैप्टर पे भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और सब्जेक्ट पे भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा।
ये सब्जेक्ट डेफिनेटली एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है. एंड आई कीप सेइंग एवरीवन इन माय बैच, बाय द टाइम वी फिनिश a course you will realize it is very easy to score an exemption in this paper. I mean, not to boast, touch wood, but more than 93%, that is what we are currently marketing with, that more than 93% of people who have studied SFM from us till now have secured an exemption, which is not because I did something specific. The subject is such, it is easy to score. You just need to know where you need to put how much stress. तो एग्जेम्पशन लाना इस सब्जेक्ट में बहुत इजी है, लेकिन एग्जेम्पशन इज नॉट द लिमिट. दिस सब्जेक्ट 70s बहुत जन का ऑलरेडी आ चुका अपने बैचेस में. 80s इज व्हाट यू नेक्स्ट पुश इन फॉर, सो मे बी फ्रॉम हियर समवेयर. बट दैट्स हाउ वी कीप ग्रोइंग. बट दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस सब्जेक्ट इज समथिंग वेयर 90s 100 आया हुआ है लोगों का, ठीक है ना. तो इट्स अ सब्जेक्ट वेयर यू कैन स्कोर अ लॉट ऑफ मार्क्स, और मार्क्स आता है. न्यू सिलेबस for CA final and CMA में भी कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी है. थ्योरी क्वेश्चंस अब क्या होने लगा, पहले CA फाइनल ओल्ड सिलेबस में क्या होता था, यू हैड एन ऑप्शन कि आप पूरा 100 मार्क्स सिर्फ प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करके आ जाओ, ये ऑप्शन होता था. अब क्या हो गया, अपने पास वो ऑप्शन नहीं है. अब अगर मेरे को अटेम्प्ट लेना है तो कुछ थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो गया, एक क्वेश्चन के पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट ए प्रैक्टिकल, पार्ट बी सी में थ्योरी डाल दिया, या पार्ट ए एंड बी प्रैक्टिकल, सी में थ्योरी डाल दिया. तो 3 या 4 थ्योरी, अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क तक का भी थ्योरी आया हुआ है, जहां अपने को अटेम्प्ट करना पड़ा मिनिमम 15-18 मार्क का थ्योरी. तो 100 वापस पूरा ला पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा थ्योरी के साथ में, लेकिन आता तो है, ठीक है ना. तो स्कोरिंग एरियाज होगा अपने लिए. ओके, जस्ट टू गिव यू ओवरव्यू ऑन द चैप्टर्स दैट वी आर गोइंग टू बी गोइंग इनटू. तो सबसे पहले पहला 5 से 6 क्लासेस वी विल रिवाइज इंटरमीडिएट लेवल्स. इंटर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा था, सुना लगा या? टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने 1 क्लास 2 क्लास पढ़ा होगा, 3 क्लास पढ़ा होगा. हम फाइनल में भी 4 से 5 क्लास तक टाइम वैल्यू ऑफ मनी करेंगे. सर क्यों सर, वो तो किया हुआ है हमारा. बिलीव मी, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हर चैप्टर में कहीं ना कहीं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बात करूंगा, और मेरे 60-70th क्लास में जाके लोग वापस बोलते सर ये वाला फॉर्मूला क्या था यहीं पर, तो इंटर वाला तो छोड़ ही दीजिए. तो आपने जो भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी जहां से भी सीखा होगा, एक अलग फॉर्मूला को पुल करने का, FVPV करने का एक अलग तरीका हो सकता है, आपने सीखा होगा. मेरा अपना एक तरीका होगा. We will discuss. If it's same, very good. If it's a little different, you remember one way. Either way, I don't have a problem as long as we get the same answer. लेकिन what is important is we should be very comfortable with this, क्योंकि हर चैप्टर में हम लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉर्मूला ऑफ टाइम वैल्यू यूज करेंगे, या तो एनविटी के फॉर्मूलाज आ जाएंगे या नॉर्मल पुलिंग वाला फॉर्मूलाज आ जाएगा, बट वी विल यूज देम अक्रॉस ऑल चैप्टर्स. एक दो बेसिक डिस्कशंस करते हैं. इफ यू आर गिवन एन ऑप्शन टू टेक 100 rupees today and 100 rupees 1 year later, what would you prefer? Today or 1 year later? Today. If you're given an option to take 100 rupees today and 108 rupees 1 year later, market interest at 10%, what would you prefer? Today. If you're given an option to take 100 rupees today and 110 rupees 1 year later, market interest at 10%, what would you prefer? Depends. Whatever your answers are, go ahead. Okay. Finance says we will be indifferent because financially they are equal, but you will still prefer today because of human nature of preference of present consumption. तो अगर आपके पास चॉइस है तो बोला सर वो अगर 110 देगा पर 1 साल में उसका नियत नहीं बदलेगा, इसका क्या रिस्क चांसेस है? 100 मेरे पास आए और मेरे बैंक अकाउंट में रहे तो उसमें ज्यादा श्योरिटी है. डूब तो बैंक भी सकता है लेकिन ज्यादा श्योरिटी है कि वो 110 बनेगा. सो दिस रिस्क एंगल को लाएंगे जब पिक्चर में, तो हम लोग फिर भी 100 ही प्रेफर करेंगे, लेकिन फाइनेंस की दुनिया बोलेगी वी विल बी इंडिफरेंट. तो आज कोई भी फ्यूचर अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एन्युइटीज, वी ऑल हैव अ कैलकुलेटर्स विद अस. लाए हैं आज
क्या था? यू विल हैव अ कैलकुलेटर विथ अ जीटी बटन, ये बेसिक है नहीं? हाँ, obviously if it's a calculator without a GT button it does not work for us, ठीक है ना? there specific कुछ शॉर्टकट्स है जो मैं सिखाऊंगा, वो शॉर्टकट सिर्फ GT बटन के साथ एंड कुछ स्पेशल ट्रिक्स होगा जिसके साथ ही वो काम करेगा। उससे क्या होगा, कई सारे बड़े कैलकुलेशंस इज गोना बी डन इन फिंगर टिप्स, तो वो काफी कन्वीनियंट हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन वो तभी पॉसिबल अगर कैलसी अपने साथ हो। And please make it a point that you're carrying your calculator every day to the class. It's very important. For the only reason what happens is, कई बार हमें लगता है कि ठीक है फोन पे कर लेते हैं, कई बार हमें लगता है ठीक है शेयर करके कर लेते हैं, बट क्या होता है वो हाथ सेट नहीं होता, और वो बहुत जरूरी है हाथ सेट होना। तो अपने आप आपको पता होता है कितना बार मेरे को इक्वल टू टिपना है, कितना बार कम इक्वल टू टिप के जीटी टिपना है, यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट। तो कैलकुलेटिंग एरर्स कम होता है, सम्स ज्यादा सही होते हैं, कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्डअप होता है। छोटी छोटी चीजें हैं, बट जस्ट ट्राई एंड इंश्योर दैट वी आर इक्विप्ड विद इट। ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे इतना टाइम देने का ऑब्जेक्टिव इतना होता है कि मेरा नेक्स्ट चैप्टर मैं उससे कनेक्ट करवा देता हूं, विच इज बॉन्ड्स, ठीक है ना? बॉन्ड्स इज लाइक अ डिबेंचर, एक सिंपल भाषा में अगर आपको बोले, इंटर की भाषा में बोलूं तो इट्स लाइक अ डिबेंचर, सिमिलर टू डिबेंचर्स। लेकिन what makes bonds unique is like it's going to be a series of equal cash flows, इंटरेस्ट हर साल आपको मिलता रहेगा और फिर लास्ट में जाके प्रिंसिपल रीपेमेंट होगा। तो इस बॉन्ड का आज का वैल्यू कितना होना चाहिए ये निकालना हम सीखेंगे, बॉन्ड का फ्यूचर वैल्यू कितना होना चाहिए ये निकालना सीखेंगे हम लोग। अगर ये बॉन्ड इतना रुपया का है तो इसका मैच्योरिटी वैल्यू कितना होना चाहिए, कितना रुपया में बॉन्ड सेल करना चाहिए, अगर आप एक नया बॉन्ड लिस्टिंग करना चाहते तो आपको क्या इंटरेस्ट रेट देना चाहिए, ये सब इस चैप्टर में सीखेंगे। तो टाइम वैल्यू अगर अच्छे से सीख जाते तो ये बॉन्ड वाला चैप्टर एकदम सेम कनेक्ट में चलता जाएगा। इसीलिए टाइम वैल्यू सबसे पहले इतना टाइम देता हूं, तो मेरे लिए बॉन्ड का ड्यूरेशन कम हो जाता है, बॉन्ड्स वाले चैप्टर को हम इजीली पिकअप कर पाते हैं। बॉन्ड्स के चैप्टर के बाद आपको लेके चलेंगे इक्विटी के चैप्टर में। अगर आप बता सको two specific and the most important differences with respect to debentures या bonds and equities, किसमें? bonds में fixed rate of interest होता है, okay, and equities में fixed rate of interest नहीं होता, okay. what else? bonds and debentures and equities में differences, compulsion to pay किसमें? bonds में, okay, equities में profit होगा। तो if you understand there's a language called charge against profits and appropriation of profits, अकाउंट्स का 11-12 का लैंग्वेज है। इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। यानी अगर प्रॉफिट है, नहीं है, कम है, ज्यादा है, जितना भी है, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। डिविडेंड अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, जितना होगा उतना देंगे, कम होगा कम देंगे, ज्यादा होगा ज्यादा देंगे, लेकिन जितना जब होगा तब देंगे। दैट इज डिविडेंड्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स। इक्विटीज पे डिविडेंड मिलता है, बॉन्ड्स डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलता है। ओके, व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स दैट कम्स टू योर माइंड? दो तो आपने बता दिया, वेरी गुड। और कुछ अगर सोच सकते हैं डिबेंचर्स, बॉन्ड्स में, इक्विटीज में? गो अहेड, एनीथिंग एल्स दैट यू कैन थिंक ऑफ? ओके, वोटिंग राइट्स, ऑब्वियसली इक्विटीज में वोटिंग राइट्स होते हैं, बॉन्ड्स डिबेंचर्स में नहीं होते हैं। वेरी गुड। व्हाट एल्स, कुछ और माइंड में आता है? ओके, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑन लिक्विडेशन, डिबेंचर्स बॉन्ड्स हैव प्रेफरेंस, सबसे पहले उनको रीपे करेंगे। इक्विटीज आर द लास्ट रिसोर्ट, अगर कुछ बचा तो वो बचा कुचा उनको मिलता है। प्लस as per law today you will have all debentures and bonds that are redeemable, irredeemable issue नहीं हो सकता। तो नॉर्मल 5 साल 10 साल का बॉन्ड का डिबेंचर्स का लाइफ होता है। इक्विटीज आर इररिडीमेबल, तो वो तो खाली पैसा लाओ अपना समझ के बैठ जाओ, जब बंद करेंगे तब देना होगा। ओके, दे आर नॉट रिडीमेबल। इसीलिए फर्क समझना, दो मेन फर्क पड़ा। डिबेंचर्स बॉन्ड्स में हर साल का इंटरेस्ट फिक्स्ड है, लास्ट का प्रिंसिपल रीपेमेंट का डेट और अमाउंट फिक्स्ड है।
उसका आज का वैल्यू निकालना इजी है। आपको इतना इतना रुपया मिलने वाला है, उसका आज का वैल्यू निकाल रहे हैं, सिंपल। लेकिन वही इक्विटीज के अंदर ना तो डिविडेंड फिक्स्ड है और ना ही रीपेमेंट का डेट और रीपेमेंट का अमाउंट फिक्स्ड है। इसीलिए इक्विटी का वैल्यूएशन ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। अगर आपको याद हो बचपन में, अगर याद है तो अच्छा है, नहीं है तो और भी अच्छा है। डीम्ड है, आपको याद नहीं है, लेकिन इंटर में हम निकालते थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, केडी केपी केई आता था, वेटेड एवरेज करके केओ केसी करते थे। सुना सुना लग रहा है ना, सुना सुना नहीं होना चाहिए। तो आज केडी के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला था, इररिडीमेबल का एक ही फॉर्मूला था, रिडीमेबल का एक ही फॉर्मूला हुआ करता था, ठीक है ना। वो बड़ा सा फॉर्मूला होता था, आई आर इंटू 1 माइनस टी प्लस आर पी माइनस आई पी बाई एन बाई आर पी प्लस आई पी बाई 2, बड़ा सा वो। ओके, नहीं आता तो और भी अच्छा है, कौन केस। इक्विटीज में कई सारे अलग अलग मेथड से सीखते थे हम लोग। एक तो गॉर्डन वगैरह वाला होता था, डी1 बाई के ई माइनस जी वगैरह होता था, ठीक है ना। ईपीएस वगैरह के वैसे होता था, सीएपीएम अगर आपको सुना सुना लग रहा हो, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा वगैरह। खाली अगर नाम से भी कुछ कहीं घंटी बजे तो बहुत है। बस हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इक्विटी का वैल्यूएशन ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, बिकॉज यू डोंट हैव अ फिक्स्ड स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज। When you have cash flows that are certain, their duration and date is certain, it is very easy to find their value today. But when you don't have certain cash flows, then it is very difficult to find a value of today. इसको खरीदा आज, तो इससे मुझे क्या मिलेगा? एक सिंपल सा चीज है, आप अगर कोई चॉकलेट खरीदते हो तो आप उसका 10 रुपया अगर देते हो तो it has a value of 10 rupees to you psychologically, and that is why you pay 10 rupees for it. So if I buy a computer worth 40,000 rupees, I am buying it because I think I can derive a benefit of 40,000 from it. So when I buy a share or a debenture for 100 rupees, any product, any financial instrument for 100 rupees, I think I can earn more than 100 from it, and that is why I will pay 100 for it. So for any product, I have to first find what is its value today. इक्विटी का आज का वैल्यू कैसे निकाले, इससे क्या मिलेगा ये तो पता ही नहीं, कुछ भी हो सकता है ऊपर और नीचे। तो क्योंकि कैश फ्लो सर्टेन नहीं है, वैल्यूएशन थोड़ा ट्रिकी होगा, लेकिन बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होंगे, वी विल डिस्कस। तो पहला स्ट्रीम ऑफ चैप्टर्स में जो हम जाएंगे, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड सिक्योरिटी वैल्यूएशन। एनालाइज करना सीखेंगे। स्टॉक मार्केट्स में इंटरेस्ट है किसी का यहाँ पे? थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं? नहीं, ओके, वेरी गुड। जरूरी नहीं है, अच्छा है दूर है तो, ठीक है ना। अभी दूर रहना ही अच्छा है, वरना मन चलेगा, और मेरे क्लासेस के बाद तो और भी मन चलेगा। तो क्या होगा, वी विल डिस्कस हाउ टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड स्टॉक का अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। डिस्क्लेमर, सिर्फ क्लासेस करके ऐसा मत सोचिएगा कि अब हम ट्रेडिंग के लिए तैयार हो गया, आज हम जाके ये शेयर्स खरीदता है और बेचता है। नहीं, अगर ऐसा होता तो आज बहुत लोग बहुत कुछ कमा के निकल चुके होते, which is not a fact, because obviously you need a lot more of experience, you need a lot more of analysis, you need a lot more of knowledge, and yet it may not work. It's just market, it's random. तो कई सारा तरीका सीखेंगे स्टॉक के मूवमेंट को एनालाइज करना, प्रेडिक्ट करना, ताकि उसके बेसिस पे आप स्ट्रैटेजी बना के स्टॉक मार्केट्स में डील कर सको। इंडिविजुअल्स यही करते हैं, लोग बोलते हैं मुझे आई बैंकिंग्स में जाना है। आई बैंकर्स क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करके डिसाइड करते हैं अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड स्टॉक्स, ताकि ओवर वैल्यूड वाले और अंडर वैल्यूड के लिए एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज बना के एक्शंस ले सके। दैट्स व्हाट वी डू। और मूविंग फॉरवर्ड्स, नेक्स्ट चैप्टर जिसमें हम जाएंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो वर्ड अगर आपको गलती से याद आए तो इंटर में एसएम में हुआ करता था एक वर्ड पोर्टफोलियो। बीसीजी मॉडल, एडीएल, एंसॉफ, कैश काउ, डॉग। घंटी बज रहा है क्या कहीं पे? ओके, वेरी गुड। सो पोर्टफोलियो वर्ड का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? व्हाट डज द वर्ड पोर्टफोलियो मीन?
different businesses. Okay. Portfolio means collection of investments. Collection of investments. तो जब कंपनी का बात करते हैं तो कंपनी ने जो जो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है वो उसका पोर्टफोलियो बन जाता है. अगर एक इंडिविजुअल का बात करें तो जो भी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, जहां जहां आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया वो मिलाकर आपका पोर्टफोलियो बन जाता है. अब ये पोर्टफोलियो में लोग पैसा क्यों लगाएंगे? सर मेरे पास अगर 100 रुपए है, हाइपोथेटिकली 100, मतलब मैं 100 बोल रहा हूं, मतलब 100 करोड़, ऑब्वियसली छोटा तो मैं सोचता ही नहीं सर. तो अगर मेरे पास 100 करोड़ है तो सर ये 100 करोड़ मैं पूरा का पूरा एक ही जगह लगाऊं तो बेस्ट है ना सर, वो बढ़ेगा तो पूरा बढ़ेगा. लेकिन घटा तो पूरा घटा. वही 100 करोड़ को अगर 10 कंपनियों में या 10 इन्वेस्टमेंट्स में बांट ले तो अगर हम एनालाइज तो 10 को करके चूज कर रहे होंगे, लेकिन 10 का एनालिसिस मैंने जो किया वही होगा, गारंटी तो नहीं है. अगर कुछ उल्टा पुल्टा भी हुआ तो एक अगर गिरा तो और भी है जो मुझे पुल कर लेंगे. इसीलिए व्हेन इट्स अ टीम देयर आर अदर्स हु विल पुल यू फॉरवर्ड. दैट्स द बेनिफिट ऑफ टीम. यही चीज पोर्टफोलियो चैप्टर में सीखेंगे कि पहला बात तो कैसे इंडिविजुअल सिक्योरिटीज को सेलेक्ट करें और फिर उसको पोर्टफोलियो में किस वेट में, अगर आप ये वर्ड समझ रहे हैं, किस वेट्स में उसको ऐड करें. आज पोर्टफोलियो में 4 चीज डालना है, लेकिन 4 चीज इक्वल इक्वल होगा, ये ज्यादा ये कम होगा, कितना किस वेट में उनको ऐड करें ताकि मेरे लिए एप्ट हो, एब्डिक्वेट हो, एप्रोप्रिएट हो. वी विल डिस्कस. पोर्टफोलियो का इंपॉर्टेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव ज्यादा है, मार्क्स काफी आता है पोर्टफोलियो चैप्टर से. और पोर्टफोलियो में 2-3 अलग अलग पैटर्न ऑफ टॉपिक्स होगा. तो कई बार क्या होगा ना, पोर्टफोलियो में ऐसा लगेगा कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन वी विल डिस्कस एंड लेट यू नो कि देयर विल बी साइंस बाय विच यू विल बी एबल टू पिक कि इसमें कौन सा फॉर्मूला, कौन सा पैटर्न अप्लाई करना है. सो काफी कुछ सीखने का होगा, काफी सारे सम्स करने को होंगे यहां पे. फिर हमारे पास 2 छोटू छोटू चैप्टर्स होते हैं. छोटू छोटू क्यों? क्योंकि सर छोटा से भी छोटा है तो एकदम छोटू बोलते हैं उसको. एक है म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना होगा क्योंकि आजकल म्यूचुअल फंड सही है. तो बोला सर जैसे हम पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन हमारे को उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, तो हमारी जगह क्या होता है, म्यूचुअल फंड एक एंटिटी होता है जहां पे एक्सपर्ट बैठकर यही काम करते हैं और हम उनमें पैसा लगाते हैं, वो 10 जगह पैसा लगाते हैं, वही काम वो हमारे लिए कर देते हैं. म्यूचुअल फंड्स में लगाने का कुछ बेनिफिट्स होगा, डाइवर्सिफिकेशन वगैरह, एनालिसिस, एक्सपर्ट सारा वो आपके लिए कर रहे होंगे, लेकिन उनका जो खर्चा है वो सारा आप ही बेयर कर रहे होंगे. तो प्लसेस माइनसेस वी विल डिस्कस. वैल्यूएशंस करना, म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स कैलकुलेट वगैरह करना, वी विल डिस्कस ऑल दैट. छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा सम्स भी नहीं होता, ज्यादा ट्रिकी भी नहीं होता. मैक्सिमम छोटा सा चैप्टर, मैक्सिमम एक सम आता है, छोटा 4 मार्क टाइप्स. दैट्स द वेटेज ऑफ इट. रेयर केस हुआ है कि एक 6 मार्क 8 मार्क दे दिया, बट अदरवाइज एक ही क्वेश्चन 4 मार्क टाइप्स, 5 मार्क टाइप्स इज व्हाट द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज. नेक्स्ट इज अनदर चैप्टर, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. ये चैप्टर जितना इजी है उतना लोगों को लगता नहीं है, पता नहीं क्यों. इसमें फॉर्मूला मैक्सिमम 1 पन्ना 2 पन्ना का फॉर्मूलाज होगा, मतलब एक क्लास में खत्म हो जाएगा मेजर कॉन्सेप्ट्स, और उसके बाद इतना सम्स हम प्रैक्टिस करवाएंगे, इतना वैरायटी ऑफ सम्स, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट है ये एग्जाम्स में. ओल्ड में तो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट था, न्यू में भी फ्रीक्वेंट है, तो काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस इस पे आता रहता है. एग्जामिनर्स का फेवरेट्स में से नॉर्मल 8 मार्क का एक क्वेश्चन टाइप्स इज लाइक रेगुलर इन फ्रॉम दिस पैटर्न. तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस में से एक है ये, तो अपने को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें. ये सब मिलाकर मेरा वॉल्यूम 1 है, ठीक है ना. और ये वॉल्यूम 1 विल बी लाइक 40 क्लासेस, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्लासेस, इसलिए ये एक पूरा वॉल्यूम है. एंड मार्क्स वाइज दिस इज लाइक 70% ऑफ योर पेपर. मिनिमम 70 मार्क यहां से, 70 मे बी 75. मेरा वॉल्यूम 2 इज 2 मेन चैप्टर्स प्रैक्टिकल का, फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स, एंड देन वी हैव सम रेसिडुअल टॉपिक्स एंड थ्योरी टॉपिक्स. ये मिलाकर मैक्सिमम 40 से 50 मार्क्स होगा, लेकिन ये सबसे पिनैकल हाईएस्ट लेवल ऑफ एसएफएम है.
अब लोग इस वॉल्यूम 2 के वजह से पूरे एसएफएम को टफ बताते हैं, जबकि वॉल्यूम 1 इज एकदम इजी, जो अगर आपके ग्रिप में है तो 70-75 मार्क का पेपर यहां से आना है, जिसमें 60 आपको इजीली लेकर आना है। उसके बाद वहां से हम जितना भी अगर 20 भी स्कोर कर लिया तो 80 कहीं का नहीं है मेरे लिए। पेपर 120 मार्क्स का है ऑप्शंस मिला के, तो यहां से 70-75 है, वहां से अराउंड 40-50 है। दैट्स हाउ द वेटेज ऑफ द चैप्टर इज बुक्स इज। तो मेरा भी वेटेज वॉल्यूम 1 पे बहुत ज्यादा रहता है कि एक स्टूडेंट का वॉल्यूम 1 पे इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो कि मेरा एग्जामिनेशन 60 मेरे पॉकेट में है सबसे पहले। फिर वॉल्यूम 2 को हम अपना स्ट्रेंथ बनाए ताकि वहां से अगर हम 20-25 मिनिमम भी उठा सके, और उठा ले तो बहुत अच्छा है, वरना 80 इज इन द किटी। That's how we try and score in the papers for ourselves. ठीक है ना? तो फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स में अगर फॉरेन एक्सचेंज नॉर्मल सा बात है, यू विल अंडरस्टैंड कि $1 आज के दिन में इज अराउंड, अगर आपको पता हो, ओके अभी 71-72 के रेंज के आसपास घूम रहा है। तो $1 इक्वल टू 72 रुपीज हर इंडियन के मन में आता है कि सर कभी $1 इक्वल टू $72 भी हो। ऐसा अगर आपके माइंड में आया है तो सोचना इकोनॉमी क्रैश कर जाएगा आपका। आज के दिन में अगर ऐसा हो कि $1 इक्वल टू $72 हो जाए, इट कांट हैपन ओवरनाइट एंड इट शुड नॉट हैपन फॉर द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमी। आज के दिन में हमारा जो इकोनॉमी है उसके लिए तो कहीं ना कहीं ये ऐसा क्यों है, पहला बात ये हम समझेंगे कि ये ऐसा क्यों है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए एडवर्स है, इनफैक्ट हम सोचते हैं कि $1 इक्वल टू 72 से 74 हो गया एक साल में, मतलब सर खराब है हमारे लिए। ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल इन्फ्लेशन के साथ हो रहा है। इन्फ्लेशन के इफेक्ट की वजह से ये होगा क्योंकि इंडिया में हायर रेट ऑफ ग्रोथ है। अगर आपको बेसिक पता हो तो यूएस में इंटरेस्ट रेट 2% के आसपास होता है, इंडिया में 6% के आसपास होता है, तो ऑटोमेटिकली इंडियन इकोनॉमी 4% ज्यादा ग्रो कर रहा है। इसलिए फॉरेन करेंसी डॉलर ज्यादा 4% ग्रो करेगा ताकि बैलेंस बना रहे। तो अल्टीमेटली अगर $1 इक्वल टू 72 से एक साल के अंदर 74 हो रहा है तो रियल टर्म्स में एक्चुअल में इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट किया हो ये जरूरी नहीं है। इट माइट जस्ट बी इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल वैल्यूज। ये क्या मतलब है सर, ये सब आप क्या बोल गए? ये सीखेंगे अबाउट डेप्थ में इस चैप्टर में। जब हम सीखेंगे पहला बात तो एक्सचेंज रेट्स को कैलकुलेट करना, उसका मतलब क्या होता है, और फिर अगर मैं आपको बहुत सारे करेंसीज दे दूं तो कैसे आप रुपी से डॉलर, डॉलर से यूरो, यूरो से बेबी पाउंड, पाउंड से वापस रुपी कैलकुलेट करना, कन्वर्ट करना, कन्वर्जन सीखेंगे हम लोग, कन्वर्ट करते जाना। एंड इन्हीं कन्वर्जन के अंदर क्या रेट होना चाहिए, कैसे हम अपने आप को हेज कर सकते हैं। अगर मैं फॉरेन एक्सपोर्टर हूं, एक्सपोर्टर, तो मेरे को फॉरेन करेंसी रिसीवेबल होगा या पेएबल होगा? इफ आई एम एन एक्सपोर्टर आई विल हैव फॉरेन करेंसी रिसीवेबल और पेएबल। रिसीवेबल, अब अगर मेरे पास फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है तो मेरे को फॉरेन करेंसी आ गया, लेकिन इंडिया में मैं किसी को बोलूंगा अच्छा भैया ये लो $10, नहीं होता। सो आई हैव टू डू व्हाट, आई हैव टू सेल द डॉलर एंड देन आई हैव टू बाय माय रुपी एंड देन आई कैन यूज माय रुपी इन माय होम कंट्री। लेकिन सर इफ आई हैव टू सेल डॉलर आई हैव फॉरेन करेंसी रिस्क, बिकॉज अगर डॉलर का रेट 72 से 74 हो गया, मन में लड्डू फूटा, 74 का 75 हो गया, मन में एक और लड्डू फूटा, क्योंकि सर बिना मेहनत किए $3 पर डॉलर का फायदा है। अगर $1 लाख आने वाला था तो $3 लाख का फायदा हो गया बिना कुछ किए। वाह सर, पर उल्टा भी तो सोचो, अगर 72 का 71 हुआ, 70 हुआ, नहीं सर और मत जाइए। समझ में आ रहा है ना? तो बोला सर ये रिस्क है, ये रिस्क आपको लेना है, नहीं लेना तो आप अपने आप रिस्क को कवर करते हो। दिस इज कॉल्ड हेजिंग, टू कवर योर रिस्क। अलग अलग तरीके होंगे कैसे आप अपने रिस्क को कवर कर सकते हो, हेज कर सकते हो। वी डिस्कस, वी विल फोकस, ये सब अपना चैप्टर का फोकस एरियाज में आने वाला है, वे वी विल डिस्कस ऑल दिस इन फॉरेक्स चैप्टर। डेरिवेटिव इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बिलीव मी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। बड़ा है पर टफ नहीं है। टफ यहां पे लोग बनाते हैं, क्यों? बड़ा है, बड़ा तो हर चैप्टर ऑफ एसएफएम है, बड़ा तो हर सब्जेक्ट ऑफ सीए फाइनल है या सीएमए फाइनल फॉर दैट मैटर, लेकिन टफ नहीं है, इजी है। जब आप साथ में सम्स करोगे तो अपने आप आपको फर्क समझ में आएगा। इजी है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गेट द हैंग ऑफ इट। एक बार समझ में आया तो अपने आप सम्स बनता जाता है, सीखेंगे।
This is how we will proceed through with the entire course of SFL. So पहले अपना जो वॉल्यूम 1 है, जो सबसे स्कोरिंग एरिया होगा, जहां से क्वेश्चन ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं और जहां से मेरे को पता है अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ माय क्लासेस है लेकिन 70% ऑफ माय मार्क्स है, तो सबसे ज्यादा फोकस हम इसी पे करेंगे ताकि एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो उसमें. फिर हम अपना 2 बड़ा चैप्टर्स एंड देन रेसिडुअल एंड थ्योरी करके रैप अप होगा अपना. दैट्स हाउ वी विल प्रोसीड. सबसे पहला चैप्टर जो आज स्टार्ट करेंगे, एक छोटू सा चैप्टर है, थ्योरी 1-1.5 घंटे का चैप्टर है जो आज करके रैप अप भी हो जाएगा. छोटू सा चैप्टर जो हार्डली कोई वेटेज होता है, मैक्सिमम एक 2 मार्क या 4 मार्क का सेकंड थर्ड पार्ट थ्योरी आता है खाली, इससे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सिलेबस में है इसलिए डिस्कस करेंगे अपने. सबसे पहले नेम ऑफ द सब्जेक्ट डिस्कस करना है आपके साथ, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. व्हाट डज द वर्ड स्ट्रैटेजी मीन? प्लानिंग. ओके, तो स्ट्रैटेजी प्लानिंग एक ही है सर, खाली स्पेलिंग का फर्क है? नहीं, थोड़ा सा और कुछ कोई फर्क है? लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट. ओके, स्ट्रैटेजी इज योर गेम प्लान कोई भी काम को करने का, बट द स्ट्रैटेजी इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, इफ समवन कैन टेल मी, experiences, market trends, analysis. Okay, objectives. Strategy is made on the basis of objectives. You will first have a target, a financial goal target, and then you make a strategy on the basis of those targets. तो I will have a target कि मेरे को क्या चाहिए और उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि उसको कैसे अचीव करना है. आज अगर आप कोई भी कैब बुक करते हैं ऐप बेस्ड, उबर, ओला, तो पहले डेस्टिनेशन डालना पड़ता है और फिर आप पाथ चूज करते हो गाड़ी में बैठ के उससे बात करके. ऐसा थोड़ी मैं टैक्सी में बैठे बोला भैया चलिए, बोला कहां, बोला बताते हैं रास्ते में, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही. यू विल फर्स्ट हैव अ ऑब्जेक्टिव एंड देन यू विल हैव अ स्ट्रैटेजी. Strategy is a means to achieve any kind of a target. Any kind of a target. What is finance? Money. Finance is all about money or monetary assets and instruments. What does the word management mean? Coordination of various systems or processes to achieve my goals. Okay, managing resources, making a plan, बचपन में सीखा था. Planning, organizing, staffing, directing, controlling. ठीक है ना? Planning, organizing, staffing, directing and controlling. So it's about making a plan, arranging the resources and implementing the plan, and then ensuring that we are being able to achieve the targets. 3 चीजें चाहिएगी. टारगेट प्लान चाहिएगा, रिसोर्सेज चाहिएंगे, एंड देन मीन्स टू इंश्योर दैट वी आर बीइंग एबल टू अचीव द प्लान्स. दैट्स मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम, जो आप बचपन से सीख रहे हैं, इंटर तो बचपन हो गया. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अबाउट सेटिंग फाइनेंशियल टारगेट्स, अरेंजिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एंड देन इंश्योरिंग दैट द फाइनेंशियल टारगेट्स आर बीइंग अचीव्ड. यानी एक फाइनेंशियल टारगेट बजट बनाना, एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स वगैरह टारगेट बनाना, उसके बाद फाइनेंसेस, पैसा प्रोक्योर करना, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, और फिर उसको सही सही तरीके से इन्वेस्ट करके रिटर्न्स जनरेट करना और इंश्योर करना कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जितना रिटर्न अर्न कर रहे हैं. सर क्या क्या बोल गए आप? कई सारे फाइनेंशियल टर्म्स यूज किया है. अलग अलग तरीके से फंड्स को प्रोक्योर करना ताकि केओ मिनिमम हो सके, और फिर उसको इन्वेस्ट करना ताकि रिटर्न मैक्सिमम हो सके, और इंश्योर करना that the minimum required rate of return is being earned. This is financial management. What is strategic financial management? ये तो बचपन वाला financial management था. Strategic financial management is when you do financial management strategically in a business. Deals more with corporates. So you have strategic financial targets, which is not just profits, which is more strategic in nature, which is important for the business in the long run. तो बिजनेस के लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ फाइनेंशियल टारगेट सेट किए जाते हैं. उनको अचीव करने के लिए नेसेसरी रिसोर्सेज अरेंज करके
इंप्लीमेंट करते हैं ताकि हम अपने टारगेट्स वगैरह को अचीव कर सके. That's what SFM will focus upon. So we will discuss various means by which I can use the funds that we have. We will discuss the various means by which we can analyze the various instruments, the financial products that are available in the market, so that ultimately, given a situation, we can earn above average returns. That's the ultimate objective. कि सर अगर मार्केट में एफडी में ही 7% मिलता है और मैं बिजनेस करके भी 6.5 कमा रहा हूं, तो यार उससे अच्छा एफडी कर लेता. ठीक है ना. तो कहीं ना कहीं अगर हम बिजनेस में बिजनेस कर रहे हैं तो अबव एवरेज रिटर्न्स कमाना चाहते हैं. दैट्स व्हाट वी विल ट्राई टू डू विद स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके, द फर्स्ट चैप्टर आते हैं बुक की तरफ. फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी. कुछ बेसिक अगर बचपन वाली बातें वापस याद दिलाएं तो अगर आपको याद हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बिजनेस में 2 ऑप्शंस होते थे इंटर एफएम्स. और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, जहां सिर्फ शॉर्ट टर्म खाली प्रॉफिट को बढ़ाने का बात नहीं करते, लॉन्ग टर्म बिजनेस का वेलफेयर एंड वैल्यूज को बढ़ाने का कोशिश करने का बात करते हैं. आर यू विद मी? दैट्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फॉर अस. ओके, नेक्स्ट, आपने इंटर में सीखा होगा स्ट्रैटेजी 3 लेवल पे बनाते हैं. 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी आर. वेरी गुड. पहले कंपनी एज अ होल के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. फिर बिजनेस को, बड़ी बिजनेस होती है तो उसको छोटे छोटे डिविजन्स में बांट लेते हैं और हर एक डिवीजन के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी. और फिर उनको इंप्लीमेंट करने के लिए डे टू डे फंक्शंस का स्ट्रैटेजी बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रैटेजी. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, फंक्शनल स्ट्रैटेजी. ठीक है ना. नेक्स्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए 3 चीजें चाहिएगी. एक फाइनेंशियल गोल्स चाहिएगा. अब आप डिस्कशन के बाद इसको इजी लगेगा रिलेट करना. एक फाइनेंशियल गोल चाहिएगा, गोल्स विल बी लाइक टारगेट्स. फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिएंगे टू बी एबल टू अचीव दोस टारगेट्स. एंड फाइनेंशियल टूल्स चाहिएगा, टूल्स जिनके थ्रू हम मेजर करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि targets are being met or not, and if there are deviations we take corrective actions. So I need some financial tools, I need some financial resources and I need some financial goals. This is, ये set करना, goals को set करना, resources को arrange करना, tools के through ensure करना, this is financial planning. Are you with me? सब short note topics है, काफी कुछ डिस्कस कर रहे. आवर क्लासेस वी डू इट लाइक दिस. थ्योरी चैप्टर्स के लिए क्या करते हैं, पहले पूरा डिस्कस करते हैं जैसे अभी तक पिछले काफी देर से कर रहे थे. फिर बुक में रीड एंड राइट करते हैं. जो भी हमें रीड करना होगा रीड करेंगे, जहां कुछ कुछ आपको लिखवाना होगा लिखवाएंगे. ठीक है ना. लेकिन ज्यादा कुछ थ्योरी है नहीं, तो जहां जहां जैसे जैसे आता जाएगा, प्रैक्टिकल चैप्टर्स का जो थ्योरी है वो सारा चैप्टर के साथ में अपने कॉपी में रहेगा, बुक में रहेगा. काफी कुछ बुक में जो है वो बुक में रीड करेंगे, काफी कुछ कॉपी में आपको लिखवाते चलेंगे. लेकिन प्रैक्टिकल चैप्टर्स का वो साथ साथ में ही हो जाएगा. जो थ्योरी चैप्टर है, ये पहला एक चैप्टर इंट्रोडक्शन वाला जो है साथ में कर रहे हैं, उसके बाद सारा जो मिसलेनियस थ्योरी टॉपिक्स है वो सब लास्ट में होगा आफ्टर डेरिवेटिव्स एट द एंड. ओके, आइए बुक में चलते हैं. कुछ सिंपल रीडिंग है अपने लिए, आइएगा. ऑल बिजनेसेस नीड टू हैव 3 फंडामेंटल एसेंशियल्स. ऑल बिजनेसेस नीड टू हैव 3 फंडामेंटल एसेंशियल्स. क्या क्या चीज सर? बोला एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, अ क्लियर एंड रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिएगा, सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स चाहिएगा, एंड द राइट टीम टू मेक इट हैपन. नॉर्मल सा बात है, एक स्ट्रैटेजी चाहिएगा, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज एंड कंट्रोल्स चाहिएंगे, और एक अच्छा मैनेजमेंट चाहिएगा टू मेक द एंटायर थिंग सक्सेसफुल. Strategy plus finance plus management is the fundamentals of the business. Okay.
the satisfaction of the interest of the shareholders is perceived as a means to an end, and that is maximizing of shareholders wealth. Profit maximization and wealth maximization में wealth maximization is a better concept that we should try and focus upon. हम चाहता है आप ये दोनों चीज थोड़ा सा रीड करेंगे मेरे लिए ब्रैकेट टू ब्रैकेट. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का वो 2 पैरा और वेल्थ का वो 1 पैरा. 2 मिनट रीड करिए एंड फिर आपको कुछ लिखवाएगा इसके लिए. आई मेक यू राइट फॉर दिस, पर 2 मिनट रीड करना. ओके, टॉप ऑफ द पेज या बॉटम ऑफ द पेज में लिखना लिखवा रहे हैं. Profit maximization is a narrow concept Profit maximization is a narrow concept where the intention of the business is to increase the short-term profits regardless of the long-term sustainability. Regardless of the long-term sustainability. Full stop. On the other hand, wealth maximization is a more broader concept which focuses on increasing the value of the business which is represented by the shareholders' wealth
and the satisfaction of other stakeholders. And the satisfaction of other stakeholders. ठीक है ना? Okay. Which is what makes wealth maximization a better concept, because you're focusing more on overall wealth improvement rather than just the short term profitabilities. Okay, आगे आते हैं. However, financial planning needs to address some critical issues like short term cash flows, long term cash flows वगैरह को चेक करना होगा. Credit worthiness, credit position of the company. It shows the strength of the firm in mobilizing borrowed money. अगर कंपनी का क्रेडिट पोजीशंस अच्छा होगा तो ही बोरो फंड यूज कर पाएंगे. एक चीज बताओ तो ऐसी साइड टॉपिक डिस्कशन, इसको वापस इसे रिलेट करवाऊंगा. डेट, प्रेफ एंड इक्विटी में, इफ यू हैव डेट, प्रेफ एंड इक्विटी, तीनों में सबसे सस्ता कंपनी के लिए कौन सा होगा? ओके ओके, लॉजिक पे आते हैं थोड़ा सा. हाँ, राइट मिक्स होना चाहिए. करेक्ट, राइट मिक्स तो हर चीज का ही ऑब्वियसली चाहिएगा. एट द एंड ऑफ द डे राइट आंसर तो राइट मिक्स रहेगा. लेकिन सबसे सस्ता का अगर बात करें तो उस पे आने के लिए सबसे पहले ये बताओ कि एज एन इन्वेस्टर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो 100 करोड़, डेट, प्रेफ और इक्विटी, आपके लिए सबसे रिस्की कौन सा होगा? सबसे सेफ कौन सा होगा? फॉर एन इन्वेस्टर द सेफेस्ट ऑप्शन इज डेट एंड द रिस्कीएस्ट ऑप्शन इज इक्विटी. व्हाई? क्योंकि डेट में कैश फ्लोज फिक्स्ड है, रीपेमेंट फिक्स्ड है, रिटर्न्स फिक्स्ड है. इक्विटी में रिटर्न का कोई गारंटी नहीं है, कैपिटल का, डिविडेंड का कोई गारंटी नहीं है, एंड इट्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स वेयर एज इंटरेस्ट इज अ चार्ज ऑफ प्रॉफिट्स. सेम रीजन हमने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में डिस्कस कर लिया. सो डेट विल बी लेस रिस्की फॉर एन इन्वेस्टर, इक्विटी विल बी मोर रिस्की फॉर एन इन्वेस्टर. कीप मूविंग विथ मी. सो अगर मैं आपसे पूछूं, सर मैंने एक कंपनी फ्लोट किया, संजय खेमका क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, अभी तक हम कंपनी नहीं है, फॉर्म में नहीं है, लेकिन लेट्स से हमने एक कंपनी फ्लोट किया, संजय खेमका क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, एसकेसी. अब आपने बोला, हमने इसको समझ लो पब्लिक कंपनी किया, लिस्ट करवाया, हमने आईपीओ लाया, हमने कहा आप पैसा लगाना चाहेंगे? आप बोले हाँ सर, नहीं आपके कंपनी पे, आप पे तो हमें बचपन से भरोसा है. ठीक है सर, आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे. हमने कहा डेट, प्रेफ और इक्विटी तीनों का ऑप्शन है. बोला नहीं सर, डेट ही दे दीजिए सर, डेट ही ठीक है, सस्ता है, सबसे सेफ है, कोई पैसा का कोई टेंशन नहीं है. मैंने कहा मैं डेट पे 10% दे रहा हूँ, मार्केट का इंटरेस्ट रेट 8-9% है, 10%. बोला हाँ सर ठीक है, 10% में डेट. मैंने कहा प्रेफ लोगे? बोला नहीं सर, नहीं. मैंने कहा प्रेफ में भी रेट तो फिक्स रहता है. बोला नहीं सर, लेकिन उसमें तो डिविडेंड मिलता है, वो तो एप्रोप्रिएशन है. नहीं सर, डेट ही रहने दीजिए. मैंने कहा 11%. बोला नहीं सर, डेट ही रहने दीजिए. 12%. मन में लड्डू फूटा, कंपनी तो वही है, डूबा तो क्या डेट क्या प्रेफ, लेकिन 10 का 12 मिल रहा है. ठीक है सर, ठीक है, आप बोल रहे हैं तो वी विल गो हेड विद प्रेफ सर. लेकिन सर प्रेफ, सर 12 में प्रेफ इज गुड. मैंने कहा इक्विटी लोगे? नहीं सर, उसमें तो कोई रेट भी फिक्स नहीं होता, कोई डिविडेंड का कोई गारंटी नहीं. 13? नहीं सर, नहीं, उसका कोई तो रीपेमेंट का भी कुछ नहीं होता सर. 14? नहीं सर. 15? कंपनी तो वही है, डूबा तो क्या डेट क्या प्रेफ क्या इक्विटी, लेकिन रिटर्न. You see, what I'm trying to make you understand is when an investor invests in a preference shares, he is expecting higher return than debt. Risk and return is like two tracks of a train. Basics FM की दुनिया की बात है कि risk and return साथ साथ चलता है. High risk होगा तो high return होगा, low risk होगा तो low return होगा. Risk and return have to move forward and backward together.
तो अगर आप प्रेफ में हायर रिस्क लोगे तो रैशनल आदमी, बाकियों का मुझे पता नहीं, रैशनल आदमी सिर्फ तभी प्रेफ में पैसा लगाएगा अगर रिटर्न डेट से ज्यादा आएगा, और इक्विटी में रिटर्न सिर्फ तभी पैसा लगाएगा अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट ऑफ प्रेफ से भी ज्यादा आएगा। मैं एक्सपेक्टेड पे वर्ड पे आ गया क्योंकि एक्चुअल इक्विटी का पता नहीं किधर जाएगा, लेकिन लगाते टाइम मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा होगा, इसीलिए हम डेट प्रेफ में नहीं लगा के इक्विटी में लगाया। लेट्स थिंक रैशनली, डेट प्रेफ में रियल मोर और लेस वही होगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन इक्विटी में उससे कहीं ऊपर का नीचे भी हो सकता है, +15 की जगह -2 भी हो सकता है। इक्विटी शेयर से कुछ पता नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड +15 होगा, इसीलिए हम इक्विटी में पैसा लगा रहा होगा। और मैं एज अ कंपनी, ये आपकी तरफ से बात किया हमने, अब कंपनी पे आते हैं। कंपनी के लिए सबसे रिस्की कौन सा? कंपनी के लिए सबसे रिस्की है डेट, और सबसे सेफ है इक्विटी। जब तक कुछ कमाएंगे नहीं, कुछ चुकाने का दरकार नहीं है। कमाया तो जो बचा वो बचा कुचा उनको दे देंगे, और कभी कैपिटल वापस देना नहीं, जब बंद करेंगे तो सोचेंगे। डेट सबसे रिस्की है, फिक्स्ड इंटरेस्ट चुकाना है, चाहे प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, और एक फिक्स पीरियड के बाद कैपिटल रीपे करना है। अगर मैंने 100 करोड़ डेट से रेज किया है 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद वापस 100 करोड़ चुकाना, ये डे 1 से मेरे माइंड में चल रहा है। मेरे को सिंकिंग फंड मेथड, जो भी मेथड, डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए फंड रेडी करना है। 5 साल बाद 100 करोड़ चुकाना, एक दिन में कहां से आएगा पैसा? यू गेटिंग व्हाट वी डिस्कसिंग? तो डेट मेरे लिए सबसे ज्यादा रिस्की है, इक्विटी मेरे लिए सबसे सेफ है। तो एज अ कंपनी मैं रिस्क ज्यादा चाहूंगा या कम? लॉजिकली कम। तो मेरे लिए इक्विटी बेस्ट है, लेकिन आपको इक्विटी में सबसे हाईएस्ट रिटर्न चाहिए। मेरे लिए सबसे वर्स्ट है डेट, लेकिन वो सबसे सस्ता है। तो अब कंपनी के लिए एक डायलेमा है, जो सबसे सस्ता है वो सबसे रिस्की है, जो सबसे महंगा है वो सबसे सेफ है। अगर रिस्क कम करेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, अगर खर्चा कम करेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। हमें क्या करना है? मिक्स। अल्टीमेट आंसर मिक्स है, लेकिन कंपनी के लिए सबसे महंगा है इक्विटी, क्योंकि वो सबसे सेफ है, क्योंकि इन्वेस्टर को उसमें सबसे हाईएस्ट रिटर्न चाहिए। आर यू विद मी? तो मेरे लिए सबसे सस्ता है डेट, तो मैं जितना एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डेट ले सकूंगा, कंपनी डेट यूज करेगा। लेवरेज चैप्टर बोल के एक चैप्टर हुआ करता था, तो रिवीजन भी कराएंगे साथ में। तो लीवर का यूज करते थे, डेट को यूज करते थे, सस्ता डेट को, ताकि हमारे लिए टोटल कॉस्ट कम हो सके। लेकिन ये हम सभी कर पाएंगे अगर मेरा क्रेडिट पोजीशन अच्छा होगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक जहां से हम डेविएट किए थे, तो मेरे लिए वैल्यू ऑफ द बिजनेस में यह भी इंपॉर्टेंट होगा कि क्रेडिट पोजीशन अच्छा हो, ताकि हमें जितना एप्रोप्रिएट डेट रेस करना हम रेस कर सके। वरना डेट नहीं रेस कर पाएंगे तो इक्विटी लाना पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, बिजनेस के लिए वायबिलिटी क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। लॉट ऑफ थिंग्स कनेक्टेड टू द पॉइंट्स। ओके, मूविंग ऑनवर्ड्स। कैश फ्लो पोजीशंस, लॉन्ग टर्म। अगेन, बिजनेस में 5 लाख का प्रॉफिट होना अच्छा बात है, बट कैन आई से 5 लाख का प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 लाख का कैश फ्लो? जरूरी नहीं है। क्या पता आपने 8 लाख का सेल किया, 3 लाख का खर्चा, प्रॉफिट 5 लाख। अकाउंट्स की दुनिया बोलती है सिर्फ इतना। डिस्क्लेमर, हम अकाउंट्स को नेगेट नहीं कर रहे, हम खाली बता रहे दोनों की दुनिया अलग है। अकाउंट्स अक्रूअल बेसिस पे काम करता है, उसे बुक प्रॉफिट से मतलब है। फाइनेंस की दुनिया को सिर्फ पैसे से मतलब है। श्रूड वर्ड्स, इट्स ऑल अबाउट मनी हनी, हमें सिर्फ पैसे से मतलब है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपने बुक में कह दिया मुझे 5 लाख का प्रॉफिट है, वेरी गुड। अब सोचो, अगर आपने पूरा सेल क्रेडिट पे किया और खर्चा सारा कैश में, भाई साहब बुक में प्रॉफिट 5 लाख है, भाई साहब कैश क्या आया? कुछ नहीं, गया 3 लाख, कैश फ्लो इज नेगेटिव 3 lakhs. Are you now getting what we're saying? So a profit of 5 lakh need not mean a liquidity of 5 lakhs, a cash flow of 5 lakhs for me. It may not mean for me, which means I also need to consider cash flow positions apart from profitability positions. Profit में 5 लाख दिख रहा है, उल्टा भी हो सकता है, प्रॉफिट 5 लाख, कैश फ्लो में खर्चा सारा क्रेडिट में, सेल सारा कैश में।
कैश फ्लो प्लस 8 lakhs माइनस 0। समझ में आ रहा है ना? तो हम ये समझाना चाह रहा है कि अल्टीमेटली ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना का प्रॉफिट दिखेगा, खाली एक्सट्रीम सिचुएशंस है, ऑब्वियसली इतना एक्सट्रीम नहीं होगा, बट हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर प्रॉफिट 5 लाख होगा तो जरूरी नहीं है कैश 5 लाख होगा। इंटरेस्ट तो कैश में पे करना पड़ेगा, नहीं सर चेक में देते हैं ऑब्वियसली, बट कैश पोजीशंस होगा तभी। डिविडेंड कैश में पे करते हैं, तो अल्टीमेटली कैश फ्लो पोजीशन बिजनेस का लिक्विडिटी होगा, कैश फ्लो पोजीशंस होगा, तभी जाके इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, रीपेमेंट्स कर पाएंगे। इसीलिए प्रॉफिट कमाना है, लेकिन वेल्थ वाले को कैश फ्लो पोजीशंस को भी देखना है। दैट इज हाउ वेल्थ बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट। प्रॉफिट को सिर्फ बुक प्रॉफिट से मतलब है, वेल्थ वाले को कैश फ्लोज भी देखना होता है, which is why wealth maximization is a better concept. Obviously इंटर में इतना डेप्थ में डिस्कशन नहीं करते थे, सिर्फ शॉर्ट में 2-2 लाइन होता था, लेकिन ऑब्वियसली यहां पे समझ रहे हैं कैसे वेल्थ बेटर बन रहा है। प्रॉफिट की जगह कैश फ्लोज देख रहे हैं हम, यहां पे लॉन्ग टर्म डेट क्रेडिट पोजीशंस देख रहे हैं, लिक्विडिटी सस्टेनेबिलिटी वगैरह देख रहे हैं, शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शंस देख रहे हैं। दैट मेक्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अ बेटर कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली इंटर का टॉपिक है, फाइनल में दोबारा पूछेगा जरूरी नहीं है, लेकिन सिलेबस में है, टॉपिक में है, पता होना चाहिए आपको। मूविंग ऑनवर्ड्स, फाइनेंस में 3 मेन टाइप का डिसीजन आपने बचपन में सीखा था, अगर आपको याद हो। नहीं याद है तो और भी बढ़िया है। फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस, अगर ये याद हो तो। फाइनेंसिंग डिसीजन इज अबाउट, अगर कोई बता सकता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। पैसा कहां से कैसे लाए ताकि मेरा केओ मिनिमम हो सके। अब तो आपको पता है डेट सबसे सस्ता है और आपको पता है इक्विटी सबसे महंगा है, तो सबसे सर 100% उधार पे कंपनी चलाते हैं, रिस्क बढ़ जाएगा। हर दिन लेने वाले खड़े रहेंगे गेट पे, आपको हमेशा बैक गेट से निकलना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सा बात है कि 100% डेट पे नहीं चल सकता, और 100% इक्विटी पे चलाए तो सर कॉस्ट वाइज सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगा। कितना डेट लाए, कितना डेट प्रेफ इक्विटी लाए, फाइनेंशियल डिसीजंस, मोड ऑफ फाइनेंसिंग और मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट कैपिटल, गेट द वर्ड्स। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आते हैं। दिस इज अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। 500 करोड़ लेकर आ गए, अब क्या करेंगे? करने का दरकार क्या है? 500 करोड़ आ गया, बैठेंगे ऐश करेंगे, और क्या। बोला सर 500 करोड़ पे कॉस्ट है, अगर 1 रुपया भी बिजनेस में आता है देयर इज अ कॉस्ट अटैच्ड टू इट। पैसा कोई फ्री में तो मेरे को लाके नहीं देगा। सो इवन इफ आई एम रेजिंग 1 रुपी ऑफ कैपिटल, अगर आप सीए में इंटर का डिस्कशंस याद हो तो आपको याद आएगा कि रिटेन्ड अर्निंग का भी कॉस्ट होता था केआर, नॉट केकेआर, ठीक है ना। तो रिटेन अर्निंग का जैसे केडी केपी केई होता था, रिटेन अर्निंग का भी एक केआर होता था। तो देयर इज अ कॉस्ट अटैच्ड टू एवरी सोर्स ऑफ फंड्स। तो अगर आपने 500 करोड़ बिजनेस में रेज किया, चाहे डेट प्रेफ इक्विटी या रिटेन अर्निंग, लेकिन उससे मेरे को मिनिमम एक रिटर्न अर्न करना पड़ेगा, बिकॉज उतना तो मुझे चुकाना है। तो यूजिंग द फंड्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, कैपिटल बजटिंग वाला चीज, कैपिटल रैशनिंग वाला चीज, ताकि उस फंड्स को सही तरीके से यूज करना ताकि मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स जनरेट कर सके। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस। नाउ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब ये सब क्या है, खाली ओवरव्यू पे चल रहा है पूरा चैप्टर एंड पूरा फर्स्ट सेशन, लेकिन एक प्लेटफॉर्म रे राउंड कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर चैप्टर्स एंड सेशंस टू कम। ओल्ड सिलेबस एक चैप्टर हुआ करता था डिविडेंड डिसीजंस, जो सीए इंटर न्यू सिलेबस में इंटर में चला गया है। कोई यहां जो सीए इंटर ओल्ड सिलेबस था आईपीसीसी, ओके, और सीए फाइनल न्यू सिलेबस है, तो आप वो अनलकी कैटेगरी ऑफ लोगों में से है, या लकी पता नहीं, जिन्होंने कुछ चैप्टर ऐसे थे जो बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हुआ करते थे, जो आप इंटर में नहीं पढ़े जब आप आईपीसीसी में थे, और अब आप फाइनल में भी नहीं पढ़ोगे क्योंकि वो फाइनल से हटकर भी इंटर में चले गए। सो देयर वाज अ वेरी हेवी चैप्टर ऑन लीजिंग, लीजिंग का वैल्यूएशन फ्रॉम द लेसर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द लेसी पॉइंट ऑफ व्यूज। कैपिटल बजटिंग में बहुत कुछ एडवांस लेवल ऑफ डिस्कशंस, काफी एडवांस लेवल ऑफ कैपिटल बजटिंग डिस्कशंस, और एक ये चैप्टर डिविडेंड डिसीजंस।
तो जो ओल्ड सिलेबस से आ रहे हैं उनका ऑब्वियसली ये नहीं किया हुआ है, बट अगर आप चाहो तो नॉलेज के लिए ओल्ड सिलेबस के चैप्टर्स आफ्टर एग्जाम्स चाहो तो ओनली फॉर नॉलेज कर सकते हो, ताकि आपको फाइनेंस की दुनिया, वापस फर्स्ट डिस्कशन था 80% लोगों को फाइनेंस जॉब में जाना है। अगर एक बैंक में गए तो लीजिंग का चैप्टर का मेरे को नहीं आता, ये उनको नहीं बोल सकते, उनको वो काम करना होगा लेसर पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर वो लीज पे दे रहे हैं कुछ तो क्या टर्म्स होना चाहिए, कैसे ईएमआई कैलकुलेशंस होगा, क्या टर्म्स होना चाहिए, क्या रेट होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चाहो तो ओनली फॉर नॉलेज पर्पस वो सेशंस आप अटेंड कर सकते हो आराम से ऐसे ही, ठीक है ना, फॉर नॉलेज लेवल ओनली, बट सिलेबस वाइज ये सब नहीं है अपने सिलेबस में। डिविडेंड डिसीजन में हम बात करते हैं कि हमें डिविडेंड कम देना चाहिए या ज्यादा। एज अ इन्वेस्टर आप क्या चाहोगे, शेयर होल्डर? ज्यादा से ज्यादा, ओके। ये डिपेंड करता है कि सर मैं उस पैसे को इन्वेस्ट कहीं कर सकता हूं या नहीं, डू आई हैव एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, और मैं उससे क्या कमा सकता हूं। तो लेट्स से इफ आई कैन अर्न 10% फ्रॉम फंड्स एंड द कंपनी इज अर्निंग 20% ऑन द फंड्स, व्हाट विल आई से, भाई तू रख, तू मत दे, 1 रुपया भी मत दे, तू रख और पूरे पे 20% कमा के दे दे मेरे को। मेरे को देगा तो मैं क्या करूंगा, खर्चा करूंगा या 10% कमाऊंगा? रखेगा तो 20% कमाएगा उस पे। तो अगर कंपनी ज्यादा हायर रेट से कमा रहा है एज कंपेयर टू व्हाट द शेयर होल्डर कैन अर्न ऑन हिज ओन, शेयर होल्डर्स विल वांट मिनिमम डिविडेंड। बट इफ द शेयर होल्डर्स कैन अर्न मोर देन व्हाट द कंपनी इज अर्निंग, तो बोलेगा भाई दे दे, मैं ज्यादा कमा लूंगा खुद ही, then they will want maximum returns. So it all comes down to whether what shareholders can earn on that and what the company is earning on that funds. Plus obviously on the liquidity position of the shareholders, their fund requirements, company का कितना fund का investments, अब कंपनी को क्या करना चाहिए डिविडेंड के, कंपनी का डिविडेंड डिसीजन विल डिपेंड अपॉन फंड का रिक्वायरमेंट्स कितना है। आज अगर आने वाले साल में 100 करोड़ का एक्सपेक्ट ऑलरेडी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स है, तो आज हम आपको डिविडेंड दे दे और कल वापस कटोरा लेके मार्केट में खड़े हो जाए नया कैपिटल रेस करने के लिए, क्या फायदा, इससे अच्छा यही रख लेते। और अगर आपके पैसे पे हमने कमाया 100 करोड़ और आपको दिया कुछ नहीं, तो आप वैसे नाखुश हो जाओगे कि मेरा पैसा, मेरे पैसे पे कमा भी लिया और सारा रख लिया और मेरे को दिया। डजंट गो दैट वे। तो बोला सर आई हैव टू बैलेंस इट आउट, आई कांट गो विद 0 डिविडेंड, I can't go with 100% payout. How do I decide? मार्केट सिचुएशंस देखते हैं, कंपनी का इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज आगे का देखते हैं, ये सब डिसाइड करते हैं उसके बेसिस पे। अलग अलग मेथड होते हैं डिविडेंड का, लेकिन ये डिसाइड करना इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंस। एंड पोर्टफोलियो, जिसका ओवरव्यू आपको पीछे हमने दिया कि ये एक एडिशनल मिक्स वाला चीज हो गया कि किस तरह हम पोर्टफोलियो में बैलेंस करें अपने प्रोडक्ट्स को या इन्वेस्टमेंट्स को, ताकि ओवरऑल रिटर्न हम मैक्सिमम कर सकें। आज बिजनेस का सारा प्रॉफिट, प्रोडक्ट, बिजनेस की लैंग्वेज में बात करता हूं, क्या बिजनेस का सारा प्रोडक्ट इक्वल प्रॉफिट कमा रहा होगा, यस और नो? बोलो बोलो, टफ क्वेश्चन है, यस और नो? ऑब्वियसली नो सर। आज आईटीसी जैसा कंपनी है, बिस्किट्स है, फूड्स है, आशीर्वाद आटा है, क्लासमेट है, लाइफस्टाइल है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, होटल्स है, सिगरेट्स है, क्या सब इक्वल रेट से प्रॉफिट कमा रहा होगा? ऑब्वियसली नॉट सर। तो बिजनेस को ये देखना पड़ेगा कि जो मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है उसमें हम क्या करें, ज्यादा पैसा लगाएं। जो पैसा कम कमा रहा है उसको देखें उसका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स क्या है। आज कम कमा रहा है, लॉन्ग टर्म में हो सकता है सस्टेनेबिलिटी से, हो सकता है जो ज्यादा कमा रहा है वो ऑलरेडी टॉप पे पहुंच गया है, अब वो डाउन ट्रेंड में, तो नया पैसा लगा के फायदा नहीं है, होल्ड करते, जो लगा हुआ है उस पे कमाते हैं, नया लगा के फायदा नहीं है, ठीक है ना, बीसीजी वाला चीज, पीएलसी कर्व। So ideally I need to understand current earning capacities, future earning capacities of the products, and then decide how much weight should I give to each, किसमें कितना पैसा लगा है। सेम चीज विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, शेयर्स में। आज शेयर ने 10 रुपए का डिविडेंड दिया सर, आज पिछले 1 साल में 20% कैपिटल गेन दिया, वेरी गुड। आगे का प्रोस्पेक्ट क्या है? हो सकता है अब तो उसका खबर निकल चुका, ठीक है ना, गाड़ी उल्टा चलना शुरू हो गया है, तो और पैसा लगाएं नहीं लगाएं, खाली पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे नहीं है, फ्यूचर भी देखना है हमें। तो उसके बेसिस पे ये डिसाइड करना कि किसमें कितना पैसा लगाना चाहिए, बैलेंसिंग द मिक्स, ये पोर्टफोलियो का डिसीजन में आता है। क्लियर है ना? चाहे फाइनेंशियल डिसीजंस होगा हमारे लिए,
financing decisions, investment decisions, dividend decisions and portfolio decisions. Okay. Quickly 2 मिनट ले लेते हैं, फटाफट इसको रीड करके फिनिश करते हैं ना. If you will have anything to ask, we will pick it up for discussions further, or else then we keep moving ahead. 2 मिनट लेके ये चारों पॉइंट रीड कर लीजिए प्लीज. Are we done with it? Comfortable? Okay. Let's move to strategy at different hierarchy levels is nothing but we will mark it as a read only. ये अपना सेम चीज है. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनता है सबसे पहले. सेकंड बिजनेस लेवल पे स्ट्रैटेजीज बनता है अपने लिए. एंड थर्ड फंक्शनल लेवल्स पे स्ट्रैटेजी बनता है. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज कंसर्न विद सिलेक्शन ऑफ बिजनेसेस इन विच अ कंपनी शुड compete. क्या क्या बिजनेस में हमें पैसा लगाना है, क्या क्या बिजनेस हमें करना चाहिए, ये डिसाइड करते हैं. बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी के अंदर इट मे बी एनी प्रॉफिट सेंटर दैट कैन बी प्लान्ड इंडिपेंडेंटली. इट्स लाइक अ SBU, strategic business unit. At the business level, the strategic issues are about practical coordination of the operating units and developing a competitive advantage. हर एक अलग अलग बिजनेस यूनिट के लिए एक प्लान बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना, दैट्स द सेकेंड लेवल, बिजनेस लेवल. एंड फंक्शनल इज हर एक फंक्शंस का, मार्केटिंग का, फाइनेंस का, मैन्युफैक्चरिंग, HR, R&D, हर एक अलग अलग फंक्शन का अलग अलग स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाना. दैट्स गोना बी फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज. ओके, आगे आना फाइनेंशियल प्लानिंग. आपको ऑलरेडी समझाया था हमें 3 चीजें चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए. फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिएगा, फाइनेंशियल टूल्स चाहिएंगे और फाइनेंशियल गोल्स चाहिएगा. गोल्स टारगेट हो गया, रिसोर्सेज पैसा, रिसोर्सेज वगैरह हो गया, और टूल्स जिसके थ्रू हम मेजर करके इवैल्यूएट करेंगे और इंश्योर करेंगे गोल्स को अचीव करते रहे. तो फाइनेंशियल प्लानिंग में रिसोर्सेज प्लस टूल्स को मिलाकर गोल्स को अचीव करने का कोशिश करेंगे. रिसोर्सेज और टूल्स को यूज करके गोल्स को अचीव करने का कोशिश करेंगे. ओके, फाइनेंशियल प्लानिंग इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस प्लानिंग. It helps in defining the feasible areas of operation for all types of activities. मिल रहा है क्या? Okay, it's like a normal 2 mark topic से खाली अपने लिए रीड कर रहे हैं साथ में. Important एक और क्वेश्चन आ रहा है अपने लिए, आया हुआ है एग्जाम में. Interface of financial policy and strategic management. So how does financial policy and strategic management interface with each other? कि फाइनेंस में स्ट्रैटेजिक एंगल कहां से आता है उसका बात करें. बेसिकली द इंटरफेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल पॉलिसी विल बी क्लियरली अंडरस्टूड इफ वी अप्रिशिएट द फैक्ट दैट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज मनी एंड द एंड पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो मनी. पैसा, बिजनेस स्टार्ट पैसे से होता है, बिजनेस एंड पैसे से होता है. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस पैसे के फॉर्म में होता है, बिजनेस बंद करके लिक्विडेट करके पे ऑफ पैसे के फॉर्म में होता है. तो बिजनेस में जो भी काम होगा
काम पैसे से होगा, तो स्ट्रैटेजी बनाकर एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट करने के लिए भी पैसा चाहिएगा. नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन द बिजनेस एंड प्रमोट अ न्यू प्रोजेक्ट विदाउट फाइनेंशियल बेस. आर यू विद मी? ओके. अब स्ट्रैटेजिक एंगल्स कहां से आता है? ओन फंड्स और बोरोड फंड्स, यानी डेट और इक्विटी. क्योंकि एक सस्ता है लेकिन रिस्की है, दूसरा लेस रिस्की है लेकिन महंगा है, तो बैलेंस करना है. स्ट्रैटेजिक एंगल आ गया. डिसीजन फाइनेंस का है लेकिन स्ट्रैटेजिक एंगल है. आर यू विद मी? यूजिंग इंटरनल रिसोर्सेज मे और मे नॉट अफेक्ट द फ्यूचर बिजनेस. आर यू विद मी? If the decision is to source the funds externally, then it has to be decided as to what extent the debt should be used. कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेज वाला चीज है, कितना डेट यूज करना है. एक लाइन खाली बगल में लिख के रख लो, डेट इज चीपर फॉर द बिजनेस. डेट इज चीपर फॉर द बिजनेस but it is the most risky financing alternative. But it is the most risky financing alternative. On the other hand, equity is the most expensive but the safest option. Are you with me? सेम चीज आगे बोल रहे हैं मोड ऑफ फाइनेंसिंग में कि अगर कंट्रोल जाएगा, अगर फर्म यूजेस इक्विटी, इट विल हैव अ लॉस ऑफ कंट्रोल. कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डेट यूज करेंगे दे विल डज नॉट इन्वॉल्व लॉस ऑफ कंट्रोल. इसलिए प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिजायर्ड. आर यू गेटिंग दिस? लिक्विडिटी, अ फर्म शुड डिसाइड व्हाट एक्सटेंट लिक्विडिटी नीड्स टू बी मेंटेन्ड. आज अगर हम डेट इशू कर रहे हैं तो लिक्विडिटी ज्यादा चाहिएगा या कम? अगर हम लोन ले रहे हैं तो हमें लिक्विडिटी ज्यादा चाहिएगा या कम? ज्यादा, बिकॉज पीरियोडिक इंटरेस्ट पे करना ही करना है, प्लस रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर सर्टेन पीरियड करना ही करना है. तो लिक्विडिटी वगैरह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें ऑप्शन नहीं है मेरे पास. तो इसलिए लिक्विडिटी वगैरह को ध्यान रखना होगा. और लिक्विडिटी वगैरह डे टू डे फंड्स के डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वर्किंग कैपिटल फंड्स वगैरह चाहिएगा. अब ये समझो कि लेट्स से इफ आई हैव, वापस सब बेसिक समझा रहा है खाली. लेट्स से ये मेरा बिजनेस है, बैलेंस शीट, लॉन्ग टर्म कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स एंड एनडब्ल्यूसी. ऑब्वियसली एनडब्ल्यूसी में करंट लायबिलिटी माइनस हो चुका है. तो अगर मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल है 500 करोड़, ठीक है ना, तो मेरे पास दो जगह है ये 500 करोड़ को लगाने का. अगर मैंने फिक्स नेट वर्किंग कैपिटल के लिए 100 करोड़ साइड किया तो मुझे फिक्स्ड एसेट्स 400 करोड़ का रख सकता हूं मैं. अगर यहीं पे मैंने 100 करोड़ की जगह 50 करोड़ रखा, 450 करोड़ का फिक्स एसेट्स खरीद सकता हूं. अगर वहीं अगर 200 करोड़ नेट वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए तो 300 करोड़ फिक्स्ड एसेट्स में रख सकता हूं. तो बोला सर जितना फिक्स्ड एसेट्स होगा उससे कहीं ना कहीं मशीनरी अफेक्टेड होगा, जितना मशीनरी उससे प्रोडक्शन अफेक्टेड होगा, और जितना प्रोडक्शन उससे सेल, और जितना सेल उससे प्रॉफिटेबिलिटी. तब तो सर एक काम करते हैं, पूरा 500 करोड़ का मशीन खरीद लेते हैं, परफेक्ट. और फिर कल को कोई बिजनेस में चाय लाना होगा तो क्या मशीन बेच के चाय लाएंगे? डे टू डे एक्सपेंसेस. हम ये समझाना चाह रहे हैं वर्किंग कैपिटल अगर ज्यादा होगा तो फिक्स्ड एसेट्स कम खरीद पाएंगे, मशीन कम खरीद पाएंगे, प्रोडक्शन कम होगा, सेल कम होगा, प्रॉफिट कम होगा. बट वहीं अगर वर्किंग कैपिटल कम रखेंगे तो सेल ज्यादा हो पाएगा, बट यहां डे टू डे लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आने लग जाएगा. मैनेज करना है. स्ट्रैटेजिक एंगल्स इन फाइनेंस.
Are you getting this? लिक्विडिटी को मैनेज करना जरूरी है, सो दैट यू हैव एप्ट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ना ज्यादा ना कम, ठीक है ना? तो यही चीज बताना चाह रहे हैं कि हमारे को ये कई सारे डिसीजंस है जो हमारे को लेने हैं, ओन फंड्स या बोरोड फंड्स, मोड ऑफ फाइनेंसिंग क्या चूज करना है, हमारे को लिक्विडिटी कितना मेंटेन करना है, डीलिंग विद स्पेशल केसेस। आज कोई भी स्पेशल केसेस आए, जैसे कि कोई लॉस मेकिंग यूनिट है तो उसको बेच दे, कंटिन्यू करना है, डाइवेस्ट करे, टर्न अराउंड करने का कोशिश करे, मर्जर करना है, डीमर्ज करना है, कंसिडर करना है स्पेशल केसेस। इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन, कैपिटल रैशनिंग वाला चीज। मेरे पास इन्वेस्टमेंट का 10 ऑप्शन होगा, मेरे पास इन्वेस्टमेंट का 10 ऑप्शन होगा, लेकिन 10 में से कहां पैसा लगाना चाहिए और कितना लगाना चाहिए, फंड एलोकेशन। प्रोक्योरमेंट साइड में बात किया, इन्वेस्टमेंट साइड में भी स्ट्रेटेजिक एंगल्स आएगा। तो आज नॉर्मल सा बात है कि फाइनेंस तो बोलता है कि जहां जहां एनपीवी पॉजिटिव है पैसा लगा देंगे, लेकिन एनपीवी खाली पॉजिटिव तो मेरे पास 5 प्रोजेक्ट है, लेकिन उतना पैसा तो नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा पीआई, प्रॉफिट पर यूनिट दे रहा होगा ऑफ कैपिटल, उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो अलग अलग अल्टीमेटली ऐसा कॉम्बिनेशंस देखना चाहेंगे जैसे टोटल प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द बिजनेस मैक्सिमम हो सके। समझ में आ रहा है ना? ओके, डिविडेंड पॉलिसी अभी अभी समझा के आ रहा था आपको कि डिविडेंड ज्यादा दें या कम, ज्यादा देंगे तो भी प्रॉब्लम आएगा, कम देंगे तो भी प्रॉब्लम आएगा, तो कितना डिविडेंड देना चाहिए ये इवैल्यूएट करके डिसाइड करना। अभी करेंगे दिस, यस, ओके। ये प्रॉपर 6 ब्रॉड हेडिंग्स है जो अपने को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन क्योंकि आया हुआ है 5 मार्क्स 6 मार्क क्वेश्चंस में, तो प्रॉपर अगर क्वेश्चन आए 5-6 पॉइंट अपने को हेडिंग पता होना चाहिए, 2-2 लाइन नॉर्मल लिख लेंगे। फाइनल लेवल का स्टूडेंट अगर पॉइंट याद है तो 2 लाइन लिख लेगा डिस्कशन के बाद। तो पॉइंट खाली यहां वाला ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करवाया कि याद रहना चाहिए अपने को। ओके, बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स विद सस्टेनेबल ग्रोथ, ये एक टॉपिक है जो हम आपको इक्विटीज चैप्टर के साथ में ज्यादा करवाएगा। इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट कैलकुलेशन ऑफ जी। अगर आपको याद हो, अपने फॉर्मूला में लिखते थे ना P0 इक्वल टू, ऐसा कुछ याद आ रहा है या अच्छा ऐसा कुछ याद आ रहा है? या तो ये जो G होता है, इस G को कैलकुलेट करना आपने सीखा था होगा शायद, ये फॉर्मूला याद होगा, G इक्वल टू B इंटू आर, करेक्ट? यही फॉर्मूला, ये लाइन अपने करेंटली बुक में बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज ROE विच इज R इंटू 1 माइनस पे आउट रेशियो विच इज B। बट इस फॉर्मूला का पूरा डिराइवेशन हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद में अगला चैप्टर में सिखाएगा, इक्विटीज एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आएगा। तो ये टॉपिक खाली अपने लिए थोड़ा सा पेंडिंग रहेगा, करेंगे, बट वो टॉपिक करने के बाद जब फॉर्मूला के बाद इसमें आएंगे तो ज्यादा लॉजिकली समझ में आएगा। ये इक्विटी का टॉपिक है, ये इक्विटी के साथ में होगा हमारे लिए। अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा नीचे, वापस आया हुआ सेम टॉपिक बोल रहे हैं, हाउ फाइनेंशियल पॉलिसी इज लिंक्ड विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हम चाहते हैं 5 मिनट लेंगे, इस टॉपिक को ध्यान से रीड करेंगे।
पढ़ा क्या? ओके. The success of any business is measured in financial terms. Maximizing the value is the ultimate objective. पीछे बोलकर आ रहे हैं अपने. For this to happen at every stage of its operations, including policy making, the firm should be taking steps for value maximization. The linkage can be clearly seen in many business decisions. For example, खाली examples है. Manner of raising capital, mode of financing वाला point, as source of finance and capital structure, cut off rate, यानी, can you give me a word for this? Cut off rate for acceptance of decisions, investments. Cut off rate, opportunity cost of capital. Opportunity cost of capital is your KO या KC, cost of capital, which is nothing but the weighted average of WACC, which is the weighted average of all your KD, KP, KE, KO. Because अगर मेरे को डेट प्रेफ और इक्विटी को मिलाकर 10, 12, 15 का एवरेज करके आया 11.6 हाइपोथेटिकली, यानी सर कुछ नहीं, मिनिमम 11.6 तो पे करना है. तो अगर 11.6 से कम आएगा प्रोजेक्ट से तो पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा. इससे कैपिटल इरोजन हो जाएगा. अकाउंटिंग लैंग्वेज में अगर बात करें तो कैपिटल इरोजन, जहां कैपिटल से सामने वाले को इंटरेस्ट डिविडेंड चुकाना पड़ जाएगा. इसीलिए बहुत जरूरी है कि आई शुड बी एबल टू अर्न मिनिमम 11.6. अगर कोई प्रोजेक्ट, एग्जांपल है, मेरा केडी केपी केई का एवरेज आया 11.6%. अगर कोई प्रोजेक्ट मेरे को 13% देगा, हम लेंगे या नहीं लेंगे? एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? केडी है 10, केपी है 12, केई है 15. ओके, जस्ट टू नोट द फैक्ट्स डाउन. केडी 10, केपी 12, केई 15, तीनों का मिलाकर केओ 11.6%. अगर एक प्रोजेक्ट अपने को 13% देगा, क्या वो हम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? सर पर हम तो केई 15 में भी पैसा लगाए हैं, आ तो रहा 13 ही है. तो बोला पूरा 15 में थोड़ी ना लगाए हैं, कुछ 10 में भी तो लगाए हैं. आपका एवरेज कॉस्ट है 11.6, आपको मिल रहा है 13, क्यों नहीं लेंगे? इट्स एन आइसक्रीम विद अ चेरी ऑन द टॉप. ठीक है ना, छोटा है आइसक्रीम में, केक नहीं मिला, आइसक्रीम मिला, क्या दिक्कत है? 15 मिलता तो केक मिलता, 13 मिला पूरी भी लेंगे ना, एक्स्ट्रा है, विद अ चेरी ऑन द टॉप है. अगर 13 की जगह 12 मिलेगा, एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? यस. अगर 11.6 मिले, एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? थर्टीन में यस, 12 में यस, 11.6 में यस या नो? मेरे पास 11.6% रिटर्न ही मिलेगा एग्जैक्ट इस फॉरएवर इस प्रोजेक्ट से. नहीं, बेटर मिलेगा. मतलब अभी मेरे पास यही ऑप्शन है, जाएंगे इनडिफरेंट. ओके, वेरी गुड. यही सिखाना है आपको. बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे जगहों पे ये सीख कर आते हैं कि वी विल बी इनडिफरेंट. मार्केट में अलग अलग ऑथर्स का अलग अलग व्यूज है. कुछ ऑथर्स का ये मानना है वी विल बी इनडिफरेंट. इट्स द सेम थिंग एज एनपीवी इक्वल टू 0. दिस थिंग इज सेम थिंग एज एनपीवी इक्वल टू 0 बिकॉज आईआरआर इज इक्वल टू सीओसी, जो रिटर्न मिल रहा है इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो बहुत सारे ऑथर्स का ये मानना है वी विल बी इनडिफरेंट. लेकिन मैं बाकी ऑथर्स के साथ हूं जिनका मानना है वी विल एक्सेप्ट. देयर इज नो इनडिफरेंट, वी विल एक्सेप्ट. वाई? बोला सर मैं अगर कंपनी हूं, मैंने डेट वाले से पूछा आपको कितना चाहिए, बोला 10. प्रेफ से पूछा कितना चाहिए, बोला 12. इक्विटी से पूछा कितना चाहिए, बोला 15. सब तो कवर हो गए और तो कोई बचा ही नहीं. अगर बैलेंस शीट का बात करें तो बैलेंस शीट का लॉन्ग टर्म कैपिटल तो पूरा कवर हो गया. यानी अगर मैं 11.6 कमाऊं तो सबको उतना मिल जाएगा जिसको जितना चाहिए.
अगर मैं 11.6 कमाऊं, मैंने आपको पूछा कितना चाहिए, आपने बोला 11.6 मिलेगा तो सब खुश है, मैंने कहा 11.6 दिया, बोला विल बी इंडिफरेंट। क्यों भाई? जो मिल रहा है वो चाहिए, वो मिल रहा है ना, तो लो खुशी खुशी। हाँ, अगर 11.6 और 12 का ऑप्शन होगा, रैशनल आदमी है 12 चूज करेगा, लेकिन अगर खाली 11.6 वाला ऑप्शन है तो इनडिफरेंट का लॉजिक क्यों है सर? 11.6 चाहिए, 11.6 मिल रहा है, ले लो। इनडिफरेंट का लॉजिक ही नहीं आता ना। NPV equal to 0, lot of books says we will be indifferent. Why indifferent? You said your required rate of return is 11.6%. I am giving you NPV equal to 0 means you are getting a return of exact 11.6. ज्यादा नहीं मिल रहा, कम भी तो नहीं मिल रहा, जो चाहिए वो मिल रहा है ना, लो। फिर indifferent का बात कहां से आता है? आपसे पूछा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, आपने बोला मुझे 11.6 चाहिए, मैंने कहा दिया, बोला विल बी इंडिफरेंट। लॉजिक तो ये ना, रिक्वायर्ड रिटर्न इज 11.6। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग हियर कि KO इज माय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि इतना रिटर्न मुझे चाहिए, दिया, तो क्यों इंडिफरेंट? एक्सेप्ट है। 0.1 भी नेगेटिव होगा तो रिजेक्ट है, करेक्ट। बट अगर 11.6, अगर 11.59 भी होगा तो नहीं है, रिजेक्ट है, करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 11.6 में वी विल स्टिल एक्सेप्ट, नॉट इंडिफरेंट। व्हाई? बिकॉज वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मुझे जितना रिटर्न चाहिए वो मिल रहा है, एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा, हमने तो मांगा भी नहीं था, सारा खर्चा कवर हो गया, सारे स्टेक होल्डर्स को जितना चाहिए उतना मिल रहा है, खुशी खुशी लेंगे, क्यों इंडिफरेंट हो गए? हाँ, अगर मल्टीपल ऑप्शंस होगा तो ऑब्वियसली जो हाईएस्ट रिटर्न देगा उसको चूज करेंगे, गोज विदाउट सेइंग। बट अगर एक ही प्रोजेक्ट है और वो 11.6 देगा तो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। इसीलिए ये समझाना चाह रहा हूं कि ये रेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट सेज इट इज द रेट फॉर एक्सेप्टेंस, इट इज द कट ऑफ रेट फॉर एक्सेप्टेंस। तो अगर ये रेट हो गया तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। वी कॉल दिस मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, KOKC। इट इज अ मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो इतना मिनिमम रिटर्न मेरे को बिजनेस में चाहिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन, जो पीछे बात किया था, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फंड एलोकेशन, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट। वापस दिस इज वेयर स्ट्रेटेजिक एंगल कम्स अप इन फाइनेंस की दुनिया, कि हेज करना है या नहीं करना है। आज अगर मेरे को लगता है कि सर जहां आज इंडिया का पोजीशन है टर्ब्यूलेंट है, और जो करंट सिचुएशन है, मेरे को लगता है यहां से अगले 3 महीने में डॉलर 72 का 72.5 होगा या 72.8 होगा, लेकिन 71 नहीं होगा। ऐसा हम बोल नहीं रहे, डिस्क्लेमर, हम खाली ऐसे एग्जांपल बोल रहे हैं। लोग बोलेंगे सर बोले थे हम, तो चलो आज जाके खरीद लेते। तो हमें ऐसा लगता है, मेरे को $3 लाख मिलने वाला है 3 महीने बाद, $3 लाख 3 महीने बाद। अगर मेरे को लगता है कि 72.5 या 72.8 होगा, आज 72 है, तो हम बोलता है ठीक है, खुला छोड़ देते, घटेगा नहीं, मेरे को ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बढ़ेगा। मैं एक रिस्क ले रहा हूं, क्योंकि घट भी तो सकता है, मेरा फीलिंग गलत भी तो हो सकता है, लेकिन अगर सही हुआ तो प्रॉफिट कमा लेंगे फ्री फंड का। नहीं तो हम किसी भी फॉरेन एक्सचेंज डीलर के पास जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे कि भैया हमें इतना फॉरेन करेंसी मिलने वाला है, आप आज ही मेरे लिए रेट बुक कर दो। उससे क्या होता है, रेट बुक हो जाता है। उस दिन जब आपके पास फॉरेन करेंसी आएगा, आज ही बैंक आपको एक कमिटेड रेट दे देगा, जो थोड़ा एडवर्स होगा, मे बी 71.8 देगा। बोला सर 72 तो मार्केट में आज ही, हम 71.8 क्यों लेंगे? बोला 70 भी तो हो सकता है, सोच। अच्छा नहीं ठीक है सर 71.8 ठीक है। तो बैंक थोड़ा एडवर्स एक रेट देगा आपको, लेकिन अगर आप रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं कि भाई 72.8 हो सकता है और 71.8 श्योरिटी, आपको क्या चाहिए? सर हम अपना बिजनेस में जो रिस्क लेना है ना वो लेंगे, यहां का रिस्क हमको नहीं लेना है। तो भाई ठीक है, तुम 71.8 ले लो। और तुम अगर रिस्क लेने को तैयार हो तो बहुत अच्छा बात है। इफ यू हैव अ फॉरेन एक्सचेंज का ट्रेडिंग रूम, इफ यू हैव एनालिस्ट हु आर एनालाइजिंग एंड देन दे से इट्स फॉर नॉट गोना फॉल डाउन, तो ठीक है, आप रिस्क लीजिए। रिस्क लेंगे तो रिटर्न भी आएगा, लॉस का चांसेस भी रहेगा तो रिटर्न भी आएगा।
तो फॉरेन एक्सचेंज हेज करना है एक्सपोजर्स को कि नहीं करना है? अगर हेज करना है, अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, वी विल डिस्कस इन फॉरेक्स चैप्टर, लेकिन वहां पे स्ट्रैटेजिक एंगल आ जाता है इन फाइनेंस। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये डिसीजन फाइनेंस का है, लेकिन स्ट्रैटेजिक एंगल उसके अंदर आ जाता है। ओके, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, अभी अभी वर्किंग कैपिटल वाला सिखाया, पूरा बैलेंस शीट वाला चीज की, अगर कम रखा तो डे टू डे प्रॉब्लम है, ज्यादा रखा तो फिक्स्ड एसेट्स कम खरीदेंगे, प्रोडक्शन कम होगा, सेल कम होगा, प्रॉफिट कम होगा। लिक्विडिटी मैनेजमेंट ना ज्यादा ना कम, एप्ट मेंटेन करना है। डिविडेंड डिसीजंस, वंस अगेन सेम चीजें हैं, वहां हेडिंग के साथ था, यहां नॉर्मल बुलेट फॉर्म में है, आया हुआ क्वेश्चन से इसलिए रिपीटेड है, ठीक है ना? तो सेम डिविडेंड डिसीजन है अपने लिए। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, अब वापस अगर मेरे पास इंटरनल फंड्स है, इंटरनल अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, लेकिन कैश नहीं है, अब सर हर साल प्रॉफिट दिखाएं और डिविडेंड नहीं दें तो क्या होगा? शेयरहोल्डर बोलेगा पक्का घपला कर रहा है, हर साल प्रॉफिट तो दिखाता है और हमको कुछ नहीं देता है। तो बोला एक काम करते हैं, उसको प्रॉफिट से बोनस शेयर दे सकते हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर सकते हैं, तो बोनस शेयर दे दें, इशू कर दें, तो उससे कैश फ्लो में तो कोई चेंजेस नहीं आता, अनलेस खाली इशू एक्सपेंसेस वगैरह का जितना खर्चा आएगा, लेकिन शेयरहोल्डर को लगेगा मेरे को कुछ मिला, टेक्निकली उसको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि अगर आप समझोगे तो जितना शेयर मिलता है उसके बदले उतना शेयर का वैल्यू घट जाता है। मार्केट में तो यही होता है, आज अगर एक शेयर था 100 रुपए का, 2 शेयर हो जाता तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं शेयर का दाम 50 के आसपास आ जाता है, तो लेकिन उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में जब शेयर्स वापस अच्छा करता है तो उसको डबल डबल फायदा होता है, ऐसा वो सोचता है, ठीक है ना? तो बोनस शेयर्स इशू करे नहीं करे, शुड वी कैपिटलाइज द प्रॉफिट्स और नॉट, इसके कई सारे एंगल्स होते हैं, कई सारी चीजें सोचनी होती है इसके लिए, ऐसा नहीं है कि एक तरफा है। बट do we do this or not? Strategic decision with respect to finance. We just discussing how does strategic management come into finance. SM तो बिजनेस में करते थे सर, हमने बिजनेस में SM करना सीखा था इंटर में, अब ये SM फाइनेंस में कैसे करते हैं, ये SFM, ये 2 बार 3 बार आया हुआ टॉपिक है अपने लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहे थे। क्लियर है एवरीवन? Thus, from our discussions, it can be said that financial policy cannot be worked out in isolation of other functions. Are you with me? Finance स्ट्रैटेजी बना, फाइनेंस का स्ट्रैटेजी बाकी सारे डिविजन्स फंक्शंस को मिलकर बनाया जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, हर कोई कहीं ना कहीं फाइनेंस के स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना? Financial policy and corporate strategy. Just take quickly 1 minute and flip through. If you have any questions with respect to the entire chapter, we'll wait for a minute, else we'll keep moving ahead. Okay. फाइनेंशियल टूल्स में मतलब कोई हार्डवेयर वाला टूल्स का बात नहीं कर रहे, जैसे कि एक बजटिंग इज अ फाइनेंशियल टूल, बजट्स बनाना, फॉर एग्जांपल कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट स्कूल में सीखते थे, ये सब एक टूल्स है जिसके थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि टारगेट के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। कंफर्टेबल विद द चैप्टर एवरीवन? ओके, फर्स्ट चैप्टर अपना खत्म होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन खाली 10-15 मिनट डिस्कस करते हैं बिफोर वी रैप इट अप फॉर टुडे। शॉर्ट डिस्कशंस। Okay, just to give me a few things,
टेल मी, हमने ये डिस्कस किया कि अगर आज 100 रुपया मिले या एक साल बाद 100 रुपया मिले, तो हम क्या प्रेफर करेंगे? आज 100 रुपया लेना। ओके, वेरी गुड। और अगर आज 100 रुपया मिले, एक साल बाद 110 मिले, मार्केट इंटरेस्ट 10%, तो हम लोग फाइनेंशियली इंडिफरेंट होंगे, तो पर्सनल बायसनेस के वजह से फिर भी आज लेना प्रेफर कर रहे होंगे। ओके, इंटरेस्ट आपको पता होगा दो टाइप का होता है। पता है क्या दो टाइप का इंटरेस्ट होता है? वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। ये सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे लाइफ में। इस पूरे एफएम की दुनिया में हम कहीं कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट यूज नहीं करते। हम लोग एसएफएम की दुनिया में जहां पर भी बात करेंगे इंटरेस्ट का, वी विल टॉक अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। हमेशा कंपाउंडिंग होगा, ठीक है ना? लॉजिकल है। सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है, बेसिक्स क्लियर रखने के लिए। ओके, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट एड ऑन होता जाता है। इंटरेस्ट इज अक्यूमुलेटेड पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मींस जब जब कंपाउंडिंग होगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चढ़ता जाएगा, एंड दैट इज हाउ द कैपिटल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग फॉर अस। ओके, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ओके, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P प्लस एस आई, विच इज इक्वल टू, अगर याद हो तो, P इंटू सेम चीज अगर कर दें, कॉमन लेने वाला काम कर रहे हैं खाली, ठीक है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P ब्रैकेट में that's it. It's wrong. अमाउंट का फॉर्मूला होता है, बिकॉज अमाउंट इज P इंटू 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है ना? और उसमें से इंटरेस्ट प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो वो इंटरेस्ट बन जाएगा, इसलिए P माइनस करने के लिए इंटू -1, ऊपर में -1 किया हुआ है, ठीक है ना? ओके, थोड़ा सा खाली इतना कॉपी करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं खाली, बस दैट्स ऑल दैट वी डू फॉर टुडे। एक होमवर्क देगा शगुन का। अगला 2-3 क्लास हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी अच्छे से करना है, बहुत कुछ सीखना है इसके बारे में। खाली ये बेसिक फॉर्मूला कॉपी कर के रखो। टेक्निकल्स आज नहीं करवा रहे, नेक्स्ट डे कराएंगे। कॉपी किया? ओके, एक एग्जांपल लिखना। इफ यू हैव 2 लाख रुपीज,
if you have 2 lakh rupees that you invest for 3 years, if you have 2 lakh rupees that you invest for 3 years, then what would be the amount received? Then what would be the amount received at the end of 3 years if the interest rate is 6% per annum? नॉर्मल फटाफट बता दो. हाँ, obviously nothing mentioned is always compounded annually. टू लाख बोला ना. फैक्टर क्या आया? फैक्टर्स 4 डेसिमल्स यूज करते हैं. तो नॉर्मली मेक इट अ हैबिट टू राइट फैक्टर्स 4 डेसिमल एंड देन मल्टीप्लाई. दो जब बड़ा सम्स करेंगे तो रनिंग कैलकुलेशंस चलेगा बड़ा सम में, बिकॉज दैट्स नॉट द फाइनल आंसर्स. तो उसके बाद कहीं ना कहीं इतना कैलकुलेशन में राउंडिंग हट जाएगा. बट अदरवाइज अब जैसे ऐसा सम है तो यू शुड राइट द फैक्टर 4 डेसिमल्स एंड देन मल्टीप्लाई एंड देन राइट द फाइनल आंसर. ओके, सो व्हाट इज द फैक्टर? 1.1910 के बाद क्या है? 0 के बाद 1 है ना, तो ठीक है. 1910 इंटू 2 लाख इज 238. 203 नहीं आएगा मेरे ख्याल से, देखो. वन 1.1910 करेंगे ना. दैट्स हाउ द थोड़ा सा राउंडिंग फर्क आने. 200 होगा. अब क्या बड़े सम में फर्क नहीं पड़ता है, 3 रुपए का कहीं ना कहीं इतना कैलकुलेशंस होगा कि वो इग्नोर में चला जाएगा. लेकिन जब छोटा सम्स हो तो फर्क पड़ जाता है. हाफ मार्क में भी अगर ये हो, मतलब ऑब्वियसली इतना ये तो सम नहीं होगा कभी भी लाइफ में, बट अगर छोटा सम्स होगा तो मे बी हाफ मार्क वो राउंडिंग के वजह से मेरे को ना दे. मे बी हम क्यों रिस्क ले. तो बेस्ट तरीका इज राइट द फैक्टर 4 डेसिमल्स मल्टीप्लाई. ओके, होमवर्क लिखो 2 सम. Mr. X has idle funds. Mr. X has idle funds of rupees. Mr. X has idle funds of rupees. Idle funds of rupees
5 lakhs for 5 years, and he invests in a mutual fund. That gives a return of 8% per annum. Compounded annually. Full stop. Calculate his profit. Calculate his profit and the amount received on maturity. Full stop. Next line, part B. Same question, part B. Other factors remaining constant, if he requires an amount of 8,50,000, 8,50,000, if he requires an amount of 8,50,000 at the end of 5 years, if he requires an amount of 8,50,000 at the end of 5 years, what should be the amount invested today? एकदम वार्म अप ऑफ टाइम वैल्यू है खाली, ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट डे फिर फुल फ्लेजेड सम्स की तरफ मूव इन कर सकेंगे. What should be the amount invested today? ठीक है. नॉर्मल सा एक सम है, खाली प्रैक्टिस करके आना है, कैलकुलेटर जरूर से लेकर आना है. नेक्स्ट डे फुल फ्लेजेड खाली प्रैक्टिकल्स करेंगे हम लोग. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.